नमस्ते दोस्तों, मान हवा माइंड पे स्वागत है। आज की स्टोरी का हीरो सोरा। नॉर्मल फैमिली लाइफ चल रही थी। सडनली दुनिया भर में 20 मिस्टेरियस टावर्स दिखाई दिए। फैमिली इमरजेंसी शेल्टर जाती है। थोड़ी देर सुकून मिलता है, फिर मॉन्स्टर अटैक। सब बोलते हैं बस पे चढ़ो जल्दी। सोरा चढ़ रहा होता है, कोई उसकी हेल्प करता है, लेकिन अगले हाई सेकंड वो बंदा सोरा को धक्का दे देता है। सोरा नीचे गिरता है और जब आंख खुलती है वो बिल्कुल अलग दुनिया में होता है। तो चलो सस्पेंस खत्म, अब शुरू करते हैं ये धमाकेदार माहवा। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू। कहानी शुरू होती है इन शब्दों से। लो मैं फिर आ गया। गोधूली शाम का समय, जब दिन खत्म और रात शुरू होती है का समय है। चारों तरफ धुंध को हरा फैली है। धुएं के बीच एक अलग द्वीप दिखता है। उस द्वीप पर पश्चिमी वास्तुकला, विदेशी स्टाइल की एक जीर्ण इमारत, बहुत पुरानी और टूटी हुई बिल्डिंग खड़ी है। उस जगह को देखकर लगता है कि वहां जीवन का कोई नाम निशान, कोई भी जिंदा चीज नहीं बचा। अचानक धुंध में कुछ दिखाई देता है। ये तो एक मानव इंसान। फिर एक आवाज आती है, आओ लड़के, मैं अबिस खाई, बहुत गहरी और खतरनाक जगह के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यहाँ अबिस का मतलब है एक रहस्यमयी बहुत गहरी खाई। इसके बाद पता चलता है कि यह सब एक सपना है। फिर से वही अजीब सपना। उसी समय असली दुनिया से आवाज आती है, सोरा, तुम्हें देर हो जाएगी। सोरा नींद से उठता है। सोरा एक 15 साल का लड़का है। वह सोचता है, सपने में जो आदमी दिखा, लगता है वह उसे जानता है। उसके दिमाग में वही शब्द घूम रहा है, अबिस खाई। वह खुद से पूछता है, वह क्या है? क्या मैं आजकल बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं, इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं? अब सुबह का सामान्य जीवन दिखाया जाता है। उसके पिता कहते हैं, अरे सोरा, तुम आज देर से सोए हो। सोरा जवाब देता है, मुझे छोटे बच्चों में मत गिनो पिताजी, मैं अब 15 साल का हूं। पिता मजाक में कहते हैं, तो क्या हुआ? देखो मेरा मजबूत शरीर। सोरा बोलता है, मैं नहीं देख रहा। वह मन ही मन सोचता है कि काश उसे हर सुबह इस छोटे से अपार्टमेंट, छोटा फ्लैट में अपने पिता को इस हालत में न देखना पड़े। पिता कहते हैं, जब मैं अमीर बनूंगा तो बड़ा घर लूंगा, तुम वहां रहना। तुम और रिकू अपने अपने कमरे ले सकोगे। सोरा सीधा कह देता है, आप पिछले 5 साल से यही कह रहे हो। बातों बातों में पता चलता है कि उनका परिवार सेना से जुड़ा है। सोरा का बड़ा भाई 3 साल पहले आत्मरक्षा बल, देश की सुरक्षा करने वाली सेना में शामिल हो चुका है। सोरा भी सोचता है कि वह भविष्य में सेना में जाएगा। उसे लगता है कि उस दिन उसके इस जीवन आसान और खुशहाल जिंदगी का अंत हो जाएगा। फिर वह अपने परिवार के बारे में सोचता है। उसके पिता जो अजीब बातें करते हैं और जिन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी माँ जो देखने में सख्त लगती है, लेकिन उनसे बहुत प्यार करती है। सोरा को यह सब अच्छा लग रहा है। वह सोचता है, काश ये सब हमेशा ऐसे ही बना रहे। और तभी जमीन हिलने लगती है। भूकंप, धरती का हिलना। लेकिन सोरा के मन में साफ है। उसे पहले से लगता था कि एक दिन इस दुनिया का अंत होगा। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि अंत की शुरुआत ऐसे होगी। और यहीं से कहानी एक नए रास्ते पर जाती है, जहां सपना, खाई और असली दुनिया सब एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। टावर एडवेंट। अरे तुम मजाक कर रहे हो। उस समय सोरा को पता नहीं था। अचानक एक लड़ाका, अजीब घटना, बटा टकराव होता है। और फिर एक मीनार, बटा टावर, बहुत ऊंची इमारत जमीन से उठती है। बताया जाता है कि यह मीनार जो जमीन से निकली, मानवता का भाग्य, इंसानों का भविष्य बदल देगी। सोरा कहता है कि वह जानता था यह टावर उसके सपनों से जुड़ा हुआ है। यानी इस टावर का उसके सपनों से कुछ लेना देना था। फिर उसके बड़े भाई की बात आती है। बिग ब्रदर ने कहा था, सब ठीक हो जाएगा। मैं आत्मरक्षा बल, देश की सुरक्षा करने वाली सेना के निर्देशों का पालन करूंगा और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। सोरा ने धीमी आवाज में कहा था, मैं वादा करता हूं। लेकिन उस रात के बाद भाई से कोई संपर्क नहीं हो पाया। खबरों में कहा गया, अगर हम घर पर ही रहें तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद बताया गया, अब तक दुनिया भर में 20 टावर बन चुके हैं। फिर कुछ समय बाद खबरें भी बंद हो गईं। रेडियो पर वही बात बार बार चलने लगी, कृपया जल्दी करें और आश्रय स्थल, सुरक्षित जगह पर चले जाएं। लोगों को आश्रय स्थल पर जाने के निर्देश दिए गए। आश्रय गृह जाने से पहले मां ने भाई को एक पत्र लिखा। वहां जाते समय सोरा ने बहुत सी चीजें देखीं। उसे ऐसा लगा जैसे आसपास की हर चीज कुछ बता रही हो।
उसने रास्ते में एक उच्च गतिशीलता वाहन, तेज चलने वाली सैन्य गाड़ी में सैनिकों के चेहरे देखे। उसे उनमें सिर्फ निराशा, उम्मीद का खत्म होना दिखाई दी। कारों पर जगह जगह भयानक निशान थे और कारों से सड़ी हुई दुर्गंध, बहुत खराब बदबू आ रही थी। सोरा के मन में सवाल था, दुनिया में क्या हो रहा है? फिर जगह दिखाई जाती है, जिन अस्थायी आश्रय, अस्थायी थोड़े समय के लिए बना सुरक्षित स्थान। आश्रय स्थल शरणार्थियों, घर छोड़कर आए लोग से भरा हुआ था। केवल कुछ ही लोग बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मौत की सजा, मरने का इंतजार कर रहा हो। तभी आवाज आती है, सोरा इधर आओ, जल्दी करो। ठीक है, लेकिन उस खामोशी में भी वहां उपद्रवी लोग, झगड़ा करने वाले लोग थे। वे अपने अस्तित्व, अपने होने को साबित करने के लिए अजीब हरकतें कर रहे थे। कोई चिल्लाया, तुमने मेरी ब्रेड चुराई। आह, उस बच्चे ने कहा, मैंने चोरी नहीं की। एक लड़का कहता है, सबको एक एक टुकड़ा दिया गया था, मेरा टुकड़ा तुमने खा लिया। एक बड़ा लड़का छोटे लड़के को घुटने से मारता है। बड़ा लड़का हंसता है। फिर वह कहता है, अब जब तुम्हारा पेट भर गया है तो क्या मैं तुम्हारी ब्रेड ले सकता हूं? और हाँ, अब मरने तक तुम्हारी ब्रेड मेरी है। तुम वैसे भी कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टेक पाओगे। छोटा लड़का दर्द में आवाज करता है। तभी कोई बोलता है, ओए आप क्या कर रहे हो? बड़ा लड़का जवाब देता है, अपनी चिंता खुद करो बूढ़े। कोई और कहता है, उसे उसकी ब्रेड वापस दे दो। बड़ा लड़का कहता है, चुप रहो। तभी सोरा के पिता आगे आते हैं। वह बड़े लड़के को मारते हैं। बड़ा लड़का नीचे गिर जाता है। सोरा के पिता जमीन से ब्रेड उठाते हैं और छोटे बच्चों को दे देते हैं। बड़ा लड़का गुस्से में कहता है, धिक्कार है तुम। सोरा के पिता उसकी तरफ देखते हैं। बड़ा लड़का उठते हुए कहता है, याद रखूंगा। सोरा के पिता कहते हैं, चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। बड़ा लड़का कहता है, मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूलूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। इसके बाद सोरा बताता है कि उस लड़के का नाम कगावा एजी है। उसे लोगों को तंग करने में मजा आता था। लोग उसे बुरा इंसान कहते थे। अचानक एक सैनिक आता है और कहता है, आपातकालीन सूचना है, सभी लोग आश्रय स्थल के पीछे खड़ी तेज गाड़ियों में बैठ जाएं। एक आदमी पूछता है, क्यों? सैनिक कहता है, यह गुप्त बात है, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। वह आदमी गुस्से में कहता है, आप बता भी नहीं सकते। आपने हमें 2 दिन से यहां बंद कर रखा है और अब यह भी नहीं बता रहे कि हमें यहां से क्यों जा रहे हैं, हम टैक्स क्यों देते हैं। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आती है। सैनिक जोर से कहता है, वे आ रहे हैं, जल्दी करो, भागो। सोरा कहता है, पापा, मम्मी, जल्दी करो। सोरा के मन में आता है, मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। कोई चिल्लाता है, मैं अब और नहीं सह सकता, जल्दी गाड़ी में बैठो। तभी दरवाजा टूट जाता है और अंदर भयानक जीव दिखाई देने लगते हैं। सोरा कहता है, वह आखिर ये क्या है? आश्रय स्थल में अफरातफरी मच जाती है। लोग भागते हुए चिल्ला रहे हैं, मदद करो, यह एक राक्षस है। किसी की आवाज आती है, सोरा, जल्दी करो। सोरा कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता, तुम दोनों पहले जाओ। कोई और चिल्लाता है, अरे, मुझे इसमें मत घसीटो। एक आदमी कहता है, यह पहले से ही भरा हुआ है। दूसरा बोलता है, अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो उतर जाइए। कोई गुस्से में कहता है, धत तेरी की, मैं दूसरी गाड़ी में बैठूंगा। अंदर से आवाज आती है, यह भरा हुआ है। फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है, वो भी। यह आखिरी था। सोरा गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता है। कोई हाथ बढ़ाता है। सोरा कहता है, धन्यवाद। तभी सोरा उस लड़के को देखता है जो उसे परेशान करता था। वह लड़का हंस रहा होता है। सोरा उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। सोरा के मन की बात आती है, यह मेरी सोच है, आखिर उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वह लड़का कहता है, अपने पिता की जगह मर जा, निकम्मे। फिर सोरा के मन में आता है, यही बात है, मैं मरना नहीं चाहता। वह किसी को पुकारता है, कोई, मेरी मदद करो। फिर वही शब्द याद आते हैं जो उसके सपनों में थे, जो मेरे सपनों में आती है। अब तो तुम्हें आना ही होगा अबिस में।
मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। सोरा होश में आता है। वह सोचता है, क्या वह एक सपना था? मैं कहाँ हूं? उसी समय सोरा अचानक हुए एक हमले से मुश्किल से बचता है। वह देखता है राक्षस। वह इधर उधर देखता है और सोचता है, मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? उसके दिमाग में सवाल आते हैं। क्या यह नरक है? क्या मैं मर गया हूँ? तभी उसे दर्द महसूस होता है कि चोट लगी। वह फिर राक्षस को देखता है। धत तेरी की, यह क्या तमाशा चल रहा है? तभी अचानक कहीं से एक बहुत बड़ी मीनार दिखाई देती है। सोरा को याद आता है, उस कमीने ने मुझे कार से बाहर धकेल दिया। फिर उसके दिमाग में आता है, वह रहस्यमय आदमी और ये राक्षस। वह गुस्से में कहता है, तुम सब हरामखोरों, तुम सब मर जाओ। कुछ देर बाद सोरा भारी सांस लेते हुए सोचता है, मैं बच गया। वह राक्षस को ध्यान से देखता है। ध्यान से देखने पर यह किसी वीडियो गेम के राक्षस जैसा लग रहा है। वह उसकी छाती की तरफ देखता है। इसकी छाती पर काले अक्षरों में क्या लिखा है? क्या ये कोई अजीब निशान है? तभी वह रुक जाता है। क क्या यह है? यह क्या है? अचानक वह देखता है, यह मेरे शरीर में चला गया। सोरा अपने शरीर को देखता है। वह सोचता है, क्या मेरा घाव ठीक हो रहा है? वह महसूस करता है, और अभी यह खत्म नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं और मजबूत हो गया हूं। फिर उसके मन में सवाल आता है, क्या मैं गेम की तरह दुश्मनों को हराने के बाद और ताकतवर बन सकता हूं? वह चारों तरफ देखता है। इस छोटे से द्वीप पर और भी राक्षस हो सकते हैं। वह सोचता है, मैं हमले से बचने के लिए आसपास देखूंगा। वह एक बार पूरा घूम कर देखता है और कोई राक्षस नहीं है। फिर वह आगे देखता है। क्या यहां से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है? द्वीप के चारों ओर धुआं फैला है। वह ऊपर देखता है। तैरती हुई सीढ़ियां। यह खतरनाक लग रहा है। वह सोचता है, यह वह जगह है जहां खेल में राक्षस छिपे होते हैं। फिर वह खुद से कहता है, अगर मैं गेम में गिर जाऊं तो मैं दोबारा जिंदा हो सकता हूं, लेकिन यह जांचने की हिम्मत मुझ में नहीं है कि यह सच में गेम की दुनिया है या नहीं। वह सीढ़ियों की तरफ देखता है। सीढ़ियां यहीं जाती हैं। फिर सोरा आगे बढ़ता है। वह एक गुफा के अंदर जाता है। अंदर उसे एक जली हुई मशाल दिखाई देती है। सोरा उन चिन्हों को देखता है। वह कहता है कि उसने ऐसे किरदार पहले कभी नहीं देखे, लेकिन उनका मतलब उसके दिमाग में धीरे धीरे साफ होने लगता है। उसे समझ आता है कि यह अंश उत्कीर्णक का है। संदेश साफ है, सभी टुकड़ों को इकट्ठा करो, तभी इस अथाह खाई से बाहर निकलने का अधिकार मिलेगा। सोरा पहली बार उस जगह को सही से समझता है। यह सिर्फ गहराई नहीं है, यह सच में एक अथाह खाई है। वह खुद से सोचता है, अगर वह सारे टुकड़े इकट्ठा कर ले तो क्या वह यहां से बाहर निकल सकता है? यहीं से उसके अंदर एक साफ सोच बनती है। अब वह पूरी तरह तैयार है। वह शांत दिमाग से सोचता है। उसे एहसास होता है कि पहला राक्षस उतना ताकतवर नहीं था जितना उसने पहले समझा था। वह तय करता है, वह जिंदा बचेगा। अथाह खाई की पहली मंजिल लगभग 900 वर्ग मीटर की थी। उस मंजिल के राक्षस पर एक अंक खुदा हुआ था। दूसरी मंजिल लगभग 1800 वर्ग मीटर की थी। उस राक्षस पर 2 अंक खुदे हुए थे। तीसरी मंजिल लगभग 3600 वर्ग मीटर की थी। वहां 4 दैत्यों में से एक पर 3 अंक अंकित था। सोरा समझ जाता है, ये टुकड़े सिर्फ उन्हीं राक्षसों में मिलते हैं जिन पर ये संख्याएं खुदी होती हैं। यही टुकड़े अगले स्तर तक जाने की चाबी हैं। जैसे जैसे मंजिल बढ़ती जाती है, राक्षस और भी ताकतवर होते जाते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि चाबी ढूंढना और ज्यादा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हर नई मंजिल पर इलाका दोगुना हो जाता है और राक्षसों की संख्या भी दोगुनी होती जाती है। लेकिन सोरा भी रुकता नहीं। जैसे जैसे वह ऊपर जाता है, वह खुद भी मजबूत होता जाता है। जितना वह आगे बढ़ता है,
उतने ज्यादा राक्षस सामने आते हैं। उसे उसी राक्षस का भी सामना करना पड़ा जिसने 12वीं मंजिल के आश्रय स्थल पर हमला किया था। लेकिन अब वह राक्षस उसके सामने टिक नहीं पाया। जितने ज्यादा राक्षस सामने आए, सोरा की भावनाएं उतनी ही सुन्न होती चली गईं। फिर सूचनाएं दिखने लगती हैं। सूचना 13वीं मंजिल 4096 राक्षस। सूचना 14वीं मंजिल 16,384 राक्षस। सूचना 21वीं मंजिल 10,48,576 राक्षस। जब वह 30वीं मंजिल पर पहुंचा तो वहां 500 मिलियन से ज्यादा राक्षस मौजूद थे। चाबी ढूंढना रेगिस्तान में कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने जैसा था। कुछ टुकड़े झुंड में मौजूद राक्षसों के बीच सुरक्षित थे, कुछ गुफाओं में छिपे हुए थे। लेकिन सबसे परेशान करने वाले वे थे जो तब सामने आए जब सोरा ने उस मंजिल के हर एक राक्षस को मार दिया। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, सोरा आगे बढ़ता रहता है। वह रुकता नहीं है। धीरे धीरे वह अथाह खाई की 42वीं मंजिल पर पहुंच जाता है। यहां हालात पहले से कहीं ज्यादा अलग हैं। इस मंजिल पर राक्षसों की संख्या थी 2,199,23,255,552। यह संख्या इतनी बड़ी है कि उसे गिनना भी मुश्किल लगता है। सोरा खुद से कहता है, यह बहुत अजीब है और किसी हद तक अच्छा भी। फिर उसके दिमाग में एक सवाल आता है। वह सोचता है, मैं यहां कितने सालों से हूं? लेकिन अगले ही पल वह इस सोच को छोड़ देता है, क्योंकि यहां समय अब कोई मायने नहीं रखता। यह जगह ऐसी है जहां सिर्फ दो चीजें मौजूद हैं, मौत और हत्या। यहां राक्षस मरते हैं और वह उन्हें मारता है। सोरा की सोच अब साफ है। वह बिना किसी डर के कहता है, मैं उन्हें मार डालूंगा। फिर उसकी नजर एक अंक पर जाती है। वह सोचता है, यह कौन सा नंबर है? वह उस नंबर को ध्यान से देखता है और अंत में वह फैसला करता है, वह इस नंबर को खुद तराशेगा। सोरा चारों तरफ देखता है। वह शांत है, लेकिन ध्यान पूरी तरह सामने है। वह बोलता है, जिसमें वाह लिखता था वह पठार अचानक से टूट जाती है। यह यहीं कहीं होना चाहिए। अब उसके लिए चाबी ढूंढने का समय आ गया है। वह राक्षसों की ओर देखता है और सीधे कहता है, तुम सिर्फ दिखावा हो। फिर वह पूछता है, क्या तुम ही चाबी हो? उसके लिए अब ताकत का मतलब बदल चुका है। वह सोचता है, आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, अंत में सब कुछ एक जैसा ही होता है। ये वो राक्षस हैं जो खुद को उससे ज्यादा ताकतवर समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, एक ही बार में वे मर जाते हैं। सोरा को यह बात साफ समझ आ चुकी है। वह खुद से कहता है, नहीं, अब मेरे लिए ज्यादा ताकत का कोई मतलब नहीं रह गया है। उसकी नजर हर तरफ घूमती है। वह दोहराता है, कहाँ है 42वीं मंजिल की चाबी? फिर वह आवाज देता है, तुम बाहर आओ। आखिर में उसका सब्र जवाब दे जाता है। वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इससे तंग आ गया हूं। वर्ष 2000 में दुनिया भर में अचानक 20 टावर दिखाई देते हैं। मानवता उन्हें समय रहते समझ नहीं पाती और तभी राक्षस शहरों पर हमला कर देते हैं। शहर तबाह हो जाते हैं। ज्यादातर इंसान मारे जाते हैं। इस दिन को बाद में न्याय दिवस कहा जाने लगता है। लेकिन प्रलय के उस दिन से कुछ लोग किसी तरह बच जाते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग जागृत हो जाते हैं। उनके सामने एक प्रणाली प्रकट होती है। सूचना आती है, जागृति सफल रही, युद्ध शक्ति प्रारंभ की जा रही है। इस प्रणाली के जरिए जागृत लोगों को असाधारण शक्ति मिलती है। धीरे धीरे दुनिया में एक नई व्यवस्था बनती है और जागृत लोग हंटर गिल्ड्स का गठन करते हैं। तभी एक और घटना होती है। एक आवाज गूंजती है, रुको, हमें अपने आंकड़े दिखाओ। सामने वाला चौंकता है, हम, ये क्या? कोई चिल्लाता है, उसने एक उन्नत ट्रांसफर स्क्रॉल का इस्तेमाल किया। उसे रोको, उसे इसे बुलाने मत दो। अचानक एक सवाल उठता है,
हम क्या वो इंसानी आवाज थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह व्यक्ति खुद से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोरा बोलता है, यह बाहर जाने का मेरा रास्ता है। यह रास्ता है। यह रास्ता है। उसके मन में बस एक ही बात होती है, किसी को भी नहीं, कोई नहीं रोकेगा। यह मेरा एग्जिट है। उसी समय एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। दृश्य बदलता है। अब स्थान है पृथ्वी का दक्षिणी शहर। शहर के पास का इलाका। लड़की भागते हुए सोचती है, मैं उन्हें मेरा पीछा करते रहने नहीं दे सकती। स्क्रीन पर जानकारी आती है, वायु सोनोस्की, लेवल 19। तभी अचानक वह लड़की दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। एक आवाज आती है, यह तो बुरा हुआ। सामने खड़ा शिकारी ठंडे लहजे में बोलता है, तुम तो बड़े झंझट हो। वह आगे कहता है, एडवांस्ड ट्रांसफर स्क्रॉल सौंप दो। लेवल 60 का स्क्रॉल। तुम जैसे लेवल 15 के नौसिखिए के लिए बहुत ज्यादा है। वह चेतावनी देता है, अगर तुमने यह नहीं दिया तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। लेकिन कोई हत्या नहीं। लड़की डरते हुए जवाब देती है, शिकारियों का आपस में हमला करना मना है। यह नियमों के खिलाफ है। तभी सामने खड़ा बारबेरियन हंसता है। नियम? वह आगे बढ़ते हुए कहता है, यहां के नियम मैं ही बनाता हूं। वह साफ शब्दों में बोलता है, स्क्रॉल मुझे सम्मान से सौंप दो और मैं तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ूंगा। लड़की जवाब देती है, आप मुझे और आगे धकेलना नहीं चाहते। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे नहीं। वह जबरन आह्वान करने वाली है। उसे रोको। बारबेरियन गुस्से में चिल्लाता है, तुम लानत औरत, मुझे स्क्रॉल दो। अचानक वह चौंक जाता है। क्या? जमीन पर एक चिन्ह बनता है, एक टेलीपोर्टेशन सर्कल। लड़की ठंडी आवाज में बोलती है, अगर मुझे मरना ही है तो तुम मेरे साथ आ रहे हो। सूचना जैसी बात कही जाती है। जबरन बुलावा। बलपूर्वक बुलाए गए शक्तिशाली राक्षस को वश में नहीं किया जा सकता। यही अंत है। कोई चिल्लाता है, उसे अभी रोको। लेकिन देर हो चुकी होती है। लड़की चिल्लाती है, मरो तुम सब। आसमान से बिजली गिरती है। तेज ऊर्जा फैलती है। सब लोग पीछे हट जाते हैं। कोई कहता है, यह ऊर्जा, यह बुरी है। फिर एक भारी आवाज आती है, आह, यह आ गया। स्क्रीन पर नाम उभरता है, सेरब्रस LV3। कोई हंसते हुए बोलता है, अरे बाप रे, लेवल 3 का सिरबेरस, कितना डरावना। वह मजाक करता है, वाह कितनी प्यारी है। आओ इस हड्डी को पकड़ो। एक और आवाज आती है, मुझे कुछ भयंकर होने की उम्मीद थी। और देखिए यह वही है। फिर तंज भरी बात कही जाती है, क्यों? यही वह दस्तावेज है जिसकी रक्षा के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। कितना बड़ा मजाक है। अचानक हालात बदल जाते हैं। सेरबेरस के शरीर के बीच से एक इंसानी आकृति बाहर निकलती है। खून और ऊर्जा के बीच वह सीधे फाड़ता हुआ बाहर आता है। एक आवाज गूंजती है, क्या बकवास है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कोई घबराकर बोलता है, क्या यह ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर है? सामने खड़ा वह प्राणी धीरे से सिर उठाता है। किसी की आवाज निकलती है, तुम? सोरा कहता है, मैं आजाद हो गया। वह आगे कहता है, मैं आखिरकार उस जगह से भाग निकला। तो दोस्तों, आज का मानहवा यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नमस्कार दोस्तों, मानहवा माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां अचानक पूरी दुनिया में राक्षसों के हमले शुरू हो जाते हैं। इसी समय सभी इंसानों के सामने एक सिस्टम प्रकट होता है और वह घोषणा करता है, तुम अवेकेंड हो चुके हो। बहुत से लोग इस सिस्टम के जरिए खास ताकत हासिल कर लेते हैं। अवेकेंड लोग गिल्ड और एसोसिएशन में जाकर खुद को रजिस्टर करवाते हैं।
और फिर टावर पर चढ़ना शुरू करते हैं। इसी कहानी में हमें सोरा नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। सोरा देखता है कि कुछ लोग एक सेब्रस को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। वह हालात को समझ जाता है और बिना किसी को बताए ऊपर की तरफ चला जाता है। उसी समय वैवै नाम की एक लड़की जान बचाकर भागती हुई दिखाई देती है। भागते हुए वह गिर जाती है और कुछ लोग उससे लेवल 60 का स्क्रॉल छीनना चाहते हैं। वैवै बचने के लिए एक खतरनाक कदम उठाती है। वह टेलीपोर्ट होती है और एक शक्तिशाली राक्षस को बुलाने की कोशिश करती है। आसमान से बिजली गिरती है और सामने आता है लेवल 3 सेरब्रस। सब लोग इसे देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। सेरब्रस के शरीर को बीच से फाड़ते हुए सोरा बाहर निकलता है और वह कहता है, आखिरकार मैं बाहर आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सेरब्रस के अंदर से बाहर निकलते ही सोरा हल्की हंसी हंसता है। सोरा हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ। उसकी हंसी सुनते ही बारबेरियन का शरीर जकड़ जाता है। वह डरते हुए सोचता है कि इस हंसी में अजीब सा दबाव है, इतना कि वह हिल भी नहीं पा रहा। वहीं पास खड़ी लड़की चौंक कर पूछती है, यह कौन है? सोरा चारों ओर देखता है और शांत आवाज में कहता है, हम। यह अर्थ है न? लड़की कुछ कहने ही वाली होती है। तभी सोरा धीरे से बोलता है, आखिरकार मैं आ ही गया। आसपास खड़े कुछ लोग सोरा को घूरते हुए चिल्लाते हैं, क्या तुम लोग कॉस्प्ले कर रहे हो या कुछ और? कोशु गिल्ड टाइगर की दहाड़ का मजाक मत उड़ाओ। वे लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हमले सोरा को छू तक नहीं पाते। यह देखकर बारबेरियन घबराकर बोलता है, यह तो एक राक्षस है। सोरा के मन में वही शब्द गूंजता है, राक्षस। एक राक्षस। वह बारबेरियन का गला पकड़ लेता है और ठंडी आवाज में पूछता है, मुझे अपना नंबर दिखाओ। बारबेरियन घबराकर जवाब देता है, नंबर? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सोरा उसका गला छोड़ देता है। वह झुंझलाकर बड़बड़ाता है, धिक्कार है इस शरीर के साथ भी, मालिक। फिर वह सामने खड़े लोगों से कहता है, भाड़ में जाओ। गुस्से में लोग चिल्लाते हैं, धिक्कार है, तुम्हें इसका पछतावा होगा। दूसरी ओर वैवै चुपचाप सोरा को देखती है। वह मन ही मन सोचती है, क्या गजब की ताकत है। और वो भयानक निशान, वह कौन है? क्या वह उस ट्रांसफर स्क्रॉल से बुलाया गया पाताल लोक का दानव हो सकता है? तभी सोरा अचानक पूछता है, इस टावर के बनने के बाद कितने साल बीत चुके हैं? वैवै थोड़ी हैरानी से जवाब देती है, यह 5वां साल है। सोरा चौंक जाता है, क्या यह सच में पृथ्वी है? यह कैसा सवाल है? और वह ट्रांसफर स्क्रॉल, तुम्हारा पहनावा भी, यह सब आखिर है क्या? वैवै गहरी सांस लेकर कहती है, टावर के प्रकट होने के बाद मनुष्यों में एक व्यवस्था जागृत हो चुकी थी। 5 साल पहले जब से टावर इस दुनिया में प्रकट हुआ, तब से 1/3 शहर पूरी तरह तबाह हो चुके थे। यह सब सुनकर सोरा सोचता है, क्या जिन 5 सालों तक मैं उस अथाह अंधकार में फंसा रहा, उन 5 वर्षों में बाहर की दुनिया इतनी बदल गई? तभी एक सूचना आती है। सूचना, इस सिटी ने अभी अभी अपना 7वां बड़ा आक्रमण झेला है। मैं बाल बाल बच गया। यह सुनते ही सोरा चौंक जाता है। वह तुरंत कहता है, इस सिटी? मैं वहीं रहता था। इमाई शहर में इस समय क्या हो रहा है? वैवै जवाब देती है, वह जगह पहले ही खंडहर बन चुकी है, लेकिन वहां कुछ ताकतवर योद्धा भेजे गए थे। उन्हें उन राक्षसों का सामना कर पाना चाहिए। सोरा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर पूछता है, मैं यहां से टोस शहर कैसे पहुंचूं? वैवै इशारा करते हुए कहती है, उस तरफ। उसी समय उसके चेहरे पर चिंता आ जाती है। वह कहती है, एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई है। मुझे लेडी ओनिसामा को तुरंत सूचित करना होगा। इसी दौरान भागते हुए कुछ लोग चिल्लाते हैं, वो कमीना। तभी अचानक एक और व्यक्ति सामने आता है। लोग घबराकर कहते हैं, आखिर ये कौन है? वह रहस्यमय आदमी शांत लेकिन भारी आवाज में बोलता है, मुझे आप लोगों के बीच उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं। मुझे बताओ, वो कहाँ है?
सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वह फिर बोलता है, तुम सब बकवास कर रहे हो। समय पूरा हुआ। आगे क्या हुआ यह किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। दूसरी जगह टावर फ्रंटलाइन गिल्ड टाइगर्स रोर मुख्यालय। एक लड़की रिपोर्ट देती है, मास्टर डोनोशिडा की पार्टी से जुड़े चारों जीवन संकेत गायब हो गए हैं। सोनोजाकी और स्क्रॉल का भी कोई पता नहीं चल पाया है। एक आवाज गुस्से में कहती है, बेकार कचरा। वह व्यक्ति है मुकाई लिस्ट, लेवल 118 स्टोन प्रीस्ट। वह ठंडे स्वर में बोलता है, तो जिन लोगों की तुमने सिफारिश की थी वे लेवल 10 के समनर को भी नहीं हरा पाए। वह आगे कहता है, उनके सिग्नल अचानक गायब हो गए। दूसरे शब्दों में उन्हें एक ही बार में मार दिया गया। वह आदेश देता है, पता लगाओ कि यह किसने किया। लड़की झुककर कहती है, जी श्रीमान। मुकाई लिस्ट फिर बोलता है, और चाहे कुछ भी हो जाए सोनोजाकी को पकड़ो और उससे उस व्यक्ति के बारे में सच्चाई उगलवाओ। लड़की जवाब देती है, जी श्रीमान। मुकाई लिस्ट की आवाज और सख्त हो जाती है, जो भी मेरे अधीनस्थों पर हाथ उठाएगा वो मरेगा। उसी पल किसी की परछाई उसके पास से चुपचाप गुजर जाती है। मुकाई लिस्ट रुक जाता है और कहता है, खून की वो भयानक बदबू, ये कौन है? और हाँ, मानहवा माइंड को सब्सक्राइब करना। दूर की ओर देखते हुए एक आवाज आती है, उस तरफ। क्या वह अफालन क्षेत्र है? यह आक्रमण सामान्य नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी सेना आगे बढ़ रही है। 5 साल की पूरी खामोशी के बाद टावर आखिरकार फिर से जाग चुका था। आदेश दिया जाता है, सभी खोज दल पीछे हटें। हमारे सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उसी समय सोरा वहां पहुंच चुका होता है। एस सिटी फॉलन जोन। चारों ओर तबाही फैली हुई है, टूटी इमारतें, जली हुई जमीन और खामोशी। सोरा धीरे से कहता है, उन 5 वर्षों में जब मैं अथाह अंधकार में फंसा हुआ था, यह जगह पूरी तरह नरक में बदल चुकी है। वह रुकता है, अपने मन में सोचता है, लेकिन अथाह गहराई में मैं और मजबूत हो गया। वह याद करता है, मैं पहले बहुत डरपोक हुआ करता था, हर चीज से डर लगता था, लेकिन अब मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं। समय और लड़ाइयों ने उसे बदल दिया था। मेरी इंद्रियां धीरे धीरे सुस्त पड़ गईं। मैं एक दरिंदे की तरह बनने ही वाला था, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। मेरे परिवार के ख्यालों ने मुझे इंसान बनाए रखा, उन्हीं की वजह से मैं अब भी जमीन से जुड़ा हूं। वह आगे देखता है, वे राक्षस जिनसे मुझे कभी बहुत डर लगता था, अब वे बिल्कुल कमजोर लगते हैं। सोरा मन ही मन बुदबुदाता है, पिताजी, माताजी, भाई, कृपया आप सब सुरक्षित रहें। सोरा टूटे हुए शहर को देखते हुए आगे बढ़ता है। उसके मन में एक ही ख्याल चलता रहता है, यह शहर कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, अब यह पूरी तरह खंडहर बन चुका है। इमारतें इस तरह से टूटी हुई हैं मानो किसी भीषण भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। लेकिन वह ध्यान से देखता है, यहां राक्षसों द्वारा लोगों की हत्या के कोई निशान नहीं है। लगता है जब से यह जगह खाली की गई है तब से यहां कोई इंसान नहीं रहा। सोरा रुकता है, यह उसका घर है। वह जानता था कि यहां कोई नहीं होगा, फिर भी वह आया, क्योंकि यह जगह उसकी सबसे सुखद यादों से भरी हुई है। वह अंदर कुछ देखता है, एक पत्र। पत्र में लिखा होता है, सब लोग कहते हैं कि तुम मर चुके हो, लेकिन मां और मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं हुआ। हम तुम्हारा सामान ले आए और इसे बिल्कुल तुम्हारे पुराने कमरे की तरह सजा दिया है। हमें पूरा यकीन है कि तुम वापस आओगे और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे लिए हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हारे पसंदीदा कपड़े यहीं रखे हैं, छोटे साइज से लेकर मस्टर्ड रंग तक, हर साइज में, ताकि जब भी तुम लौटो नए कपड़े पहन सको। दराज में छठे आश्रय स्थल का नक्शा है। अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो कृपया हमसे मिलने जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। माता पिता। पत्र पढ़कर सोरा चुप हो जाता है। उसके मन में सवाल उठता है, अब मैं कितना मजबूत हो चुका हूं? अगर मैं इस सर्वनाश के बाद फैली सारी गड़बड़ को खत्म करने लायक बन गया हूं तो शायद मैं अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकूं। उसकी नजर नक्शे पर जाती है। 6H शेल्टर। वह तय करता है, नक्शे के अनुसार अब पूर्व दिशा में बढ़ना होगा। वह सड़क की ओर देखता है, फिर खुद से कहता है, नहीं, सीधे आगे जाना ज्यादा तेज होगा। इसी बीच
दूसरी जगह कुछ लोग आपस में बात करते दिखाई देते हैं। ये क्या था? आवाज बहुत जोरदार थी। तुम्हें यकीन है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से ऐसा नहीं लगा? फिर भी गार्ड की ड्यूटी बेहद उबाऊ है। अचानक, आखिर ये बला है क्या? मैं मैं इसे साफ नहीं देख सका। रुको, देखो, हमने इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। स्क्रीन पर तस्वीर साफ होती है। वह है एक व्यक्ति। एक लड़की डरते हुए पीछे हटती है और साफ शब्दों में कहती है कि वह सिर्फ खाना ढूंढने आई है। वह किसी झगड़े या मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन सामने खड़े कुछ लड़के हंसते हैं। वे कहते हैं कि नोमैंस जोन में अभी भी जिंदा लोग हैं। उनमें से एक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इतने सालों बाद किसी महिला को देखा है और उसका शरीर भी काफी ठीक है। वे झूठी तसल्ली देते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, वे बुरे लोग नहीं हैं और वे उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। लड़की साफ मना करती है। लेकिन लड़कों की आवाज बदल जाती है। वे कहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं, वे नरमी से पेश आएंगे और इतने अच्छे शरीर को बेकार नहीं जाने देंगे। उसी पल सोरा आगे बढ़ता है। वह ठंडी आवाज में कहता है कि यह दुनिया अब भी वही पुराना घटिया कचरा है। उसकी नजर में यह सब सिर्फ गंदगी है। लड़के चौंक जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, वह कौन है? अगर हमारे रास्ते में आया तो पछताना पड़ेगा। वे हमला करने की कोशिश करते हैं। एक चिल्लाता है, उसे पकड़ो, मर जा कमीने। लेकिन अगला पल बदल जाता है। सोरा अकेले ही सभी को बेरहमी से पीटकर जमीन पर गिरा देता है। एक घायल लड़का गुस्से में चिल्लाता है कि वह गिल्ड टाइगर रोअर से है और अगर उस पर हाथ उठाया गया तो गिल्ड चुप नहीं बैठेगी। सोरा उसका नाम लेकर जवाब देता है, इजी कागावा। वह उससे पूछता है, जिस आदमी को तुमने मारा था, क्या उसका चेहरा भी तुम्हें याद है? लड़के का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह बुदबुदाता है, तुम नहीं, क्या तुम मुकुजिमा हो? यह असंभव है। तुम जिंदा क्यों हो? वह पीछे हटने लगता है। सोरा उसका गला पकड़ लेता है। वह कहता है कि वह नरक से वापस आने के लिए संघर्ष करता रहा और इसके लिए वह उसका धन्यवाद करता है। लेकिन अब उसकी बारी है। वह उसे नरक में गिराने वाला है। सोरा साफ कहता है कि वह उसकी सारी गरिमा को कुचल देगा। यही अब उसकी ताकत है। इसी दौरान सोरा के मन में लगातार एक ही आवाज गूंजती है, उसे मार डालो, उसे मार डालो। तुम सबसे ताकतवर हो, सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। सोरा सामने खड़े व्यक्ति को देखकर बोलता है। वह याद दिलाता है कि कैसे पहले उसे रोज तंग किया जाता था, दर्द दिया गया, अपमान सहना पड़ा और सबसे ज्यादा खुद को पूरी तरह शक्तिहीन महसूस करना पड़ा। आज इसी जगह पर वह कहता है कि अब सब कुछ चुकता किया जाएगा। वह पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बेवजह परेशान कर रहा हूं? फिर खुद ही जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारी इज्जत को रौंदने में उसे मजा आता है। अगले ही पल सोरा रुक जाता है। उसके मन में एक ख्याल आता है, यह सही नहीं है। वह खुद भी धीरे धीरे उसी तरह बनता जा रहा है जैसा वह इंसान था। लेकिन फिर वह सोचता है, अगर ऐसे नीच इंसान को यूं ही छोड़ दिया गया तो आगे और भी लोग शिकार बनेंगे। सोरा कागावा से सीधे बात करता है। वह कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी लेकिन मार नहीं पाए, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने भी नहीं दे सका। कागावा डरते हुए पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? सोरा जवाब देता है। वह बताता है कि उसे स्कूल में पूरे 2 साल तक तंग किया गया था। कमजोरों को डराने के लिए एक मुक्का, उसे ट्रक से धक्का देकर मारने की कोशिश करने के लिए 2 मुक्के। अब नियम साफ है, अगर तुम 4 मुक्के सहन कर पाए तो हिसाब बराबर। कागावा घबरा जाता है। वह मान लेता है कि वह गलत था, यह उसकी गलती थी। वह गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो, अगर तुमने एक भी मुक्का मारा तो मैं मर जाऊंगा। सोरा शांत आवाज में कहता है, चिंता मत करो, मैं नरमी बरतूंगा। पहला मुक्का पड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सोरा उसे उठने को कहता है। कागावा टूट चुका है। वह कहता है, बस मुझे मार डालो। सोरा मना कर देता है। वह कहता है कि अंग कटे हुए, दोनों आंखों से अंधा, यही सजा ठीक होगी। वह दूसरों को आदेश देता है, इसे अस्पताल ले जाओ। वे तुरंत हाँ कहते हैं। सोरा आखिरी चेतावनी देता है,
फिर कभी मेरे सामने मत आना। इसके बाद सोरा बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। एक दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है। सिटी एस बफर जोन। यह इलाका मुख्य शहर और खतरनाक क्षेत्र के बीच की सुरक्षा लाइन है। यहां सैनिक तैनात हैं, लेकिन माहौल पूरी तरह शांत नहीं है। कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। एक सैनिक कहता है कि काश उसे भी दीवार की सुरक्षा में तैनात किया गया होता। कम से कम वहां राक्षसों की चिंता इतनी नहीं रहती। दूसरा सैनिक उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि इतना डरपोक मत बनो। अगर कोई राक्षस आ गया और तुम डर के मारे गिर पड़े तो क्या होगा? वे हंसते हैं। तभी कमांडर की आवाज आती है। कागेउरा तंजी, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेवल 31 कमांडर। वह सबको चेतावनी देता है, सभी सतर्क रहें, किसी भी समय कोई राक्षस आ सकता है। मत्सुरा शौकी, प्राइवेट फर्स्ट क्लास, लेवल 22 वॉरियर, कहता है कि यह एक बफर जोन है। एरिया एक्स के राक्षस यहां बहुत कम आते हैं। अगर सतर्क रहें तो सब ठीक रहेगा। उसी पल एक जोर की आवाज आती है। किसी के मुंह से निकलता है, यह एक राक्षस है। सामने प्रकट होता है क्रैकन स्पॉन, लेवल 45, एक विशाल क्रस्टेशियन मॉन्स्टर। कमांडर तुरंत आदेश देता है, घबराओ मत, अपनी फॉर्मेशन बनाए रखो। फायर करने का आदेश दिया जाता है। गोलियां चलती हैं, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं होता। सैनिक घबरा जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि इसका लेवल बहुत ज्यादा है, हमारे हथियार काम नहीं कर रहे। राक्षस आगे बढ़ने लगता है। कमांड आता है, पीछे हटो, इधर उधर फैल जाओ। कुछ सैनिक गुस्से में चिल्लाते हैं। कोई उसे गालियां देता है। कोई कहता है कि मैं इसे हरा दूंगा। सभी मिलकर कवर फायर देते हैं। लेकिन तभी राक्षस अचानक रुक जाता है। सैनिक हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं, हमले रुक गए, यह क्या है? फिर कोई ध्यान देता है, यह डर रहा है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना बड़ा राक्षस किस बात से डर रहा है। कमांडर कहता है, जो भी हो, अब यही मौका है। फिर से हमला किया जाता है। जोरदार धमाका होता है। कुछ पल के लिए लगता है कि शायद राक्षस मर गया, लेकिन अगले ही पल वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सैनिक चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, यह तो बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी समय एक परछाई तेजी से आगे बढ़ती है। वह है सोरा। वह बिना रुके सीधे राक्षस के पास पहुंचता है और एक ही बार में उसे मार देता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। सैनिक स्तब्ध रह जाते हैं। उनमें से कोई धीरे से कहता है, क्या यह इसी लड़के से डर रहा था? वो लड़का? राक्षस के गिरते ही पूरा इलाका शांत हो जाता है। सैनिक अभी भी समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने क्या देखा। कमांड संभाल रहे कैप्टन धीरे धीरे बोलते हैं। वह कहता है कि वह राक्षस उस जोरदार विस्फोट से बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आया था और फिर उस आदमी ने उसे सिर्फ एक ही बार में खत्म कर दिया। कैप्टन समझ जाता है कि इस तरह की ताकत एस क्लास विनाशकारी शक्ति के बराबर है। ऐसी शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती है। लेकिन समस्या यह है कि उसने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा। कैप्टन तय करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वह पता लगाएगा कि वह आदमी आखिर है कौन। वह तुरंत अपनी खास क्षमता इस्तेमाल करता है, स्पेशल स्किल रिकोनेस एडवांस्ड। इस स्किल से लक्ष्य की जानकारी देखी जा सकती है। लेवल जितना पास होता है, जानकारी उतनी साफ दिखती है। लेकिन जैसे ही वह सोरा की स्थिति देखने की कोशिश करता है, अचानक सिस्टम चेतावनी देता है, चेतावनी समान प्रदर्शित करें, जानकारी उपलब्ध नहीं है। कैप्टन चौंक जाता है। उसे सोरा की कोई भी जानकारी दिखाई नहीं देती। अगले ही पल कैप्टन लड़खड़ाने लगता है और बेहोश हो जाता है। सैनिक घबरा जाते हैं। कोई चिल्लाता है, क्या हुआ? दूसरा आदेश देता है, सेकंड लेफ्टिनेंट बेहोश हो गए हैं, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। उसी समय सोरा पास खड़े एक सैनिक की ओर देखता है। शांत आवाज में वह कहता है, अरे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सैनिक तुरंत सीधा खड़ा होता है। हाँ? सोरा पूछता है, शरणार्थी क्षेत्र 6 यहां से कितनी दूर है? सैनिक जवाब देता है, उत्तर दिशा में लगभग 50 किलोमीटर, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको एरिया एक्स से होकर जाना होगा। वह समझाता है कि एरिया एक्स ऐसा इलाका है जहां जानबूझकर राक्षसों को इकट्ठा किया गया है ताकि शहरों को नुकसान कम हो। वहां कई शिकारी राक्षसों से लड़ रहे हैं।
सैनिक जमीन पर पड़े आइटम्स की ओर देखता है और कहता है, ये सब बहुत दुर्लभ वस्तुएं हैं। सोरा ध्यान से सुनता है और बोलता है, तो असली दुनिया में भी राक्षसों को मारकर आइटम ड्रॉप्स मिलते हैं। यह सब बिल्कुल एक खेल जैसा है। फिर वह पूछता है, तुम लोगों के हिसाब से यह राक्षस कितना ताकतवर था? सैनिक जवाब देता है, लेवल 45, काफी खतरनाक दुश्मन माना जाता है। सोरा थोड़ा सोचकर कहता है, इस तरह की चीज से तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो? फिर वह पूछता है, एरिया एक्स में लेवल 45 से ऊपर के कितने राक्षस हैं? सैनिक कहता है, शायद 100 से भी कम। अगर इतने ताकतवर राक्षस हर जगह होते तो मानवता कब की खत्म हो चुकी होती। सोरा सिर हिलाता है, समझ गया, धन्यवाद। वह मुड़कर जाने लगता है। तभी एक सैनिक उसे रोकता है। रुको, वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है, यह शायद स्वार्थी अनुरोध हो, लेकिन क्या आप एरिया एक्स में जाने के इच्छुक होंगे? आप जैसे ताकतवर शिकारी के साथ कई लोगों की जान बच सकती है। सोरा शांत स्वर में पूछता है, शरणार्थी क्षेत्र 6 तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता एरिया एक्स से होकर ही जाता है ना? सैनिक हैरान होकर कहता है, हाँ। सोरा जवाब देता है, तो ठीक है। सैनिक को यकीन नहीं होता। तो क्या इसका मतलब? सोरा साफ शब्दों में कहता है, हाँ, मैं एरिया एक्स की ओर जा रहा हूं। फिर वह आखिरी बात कहता है, जो भी राक्षस दुर्भाग्य से मेरे रास्ते में आएगा, मैं उन सबको मार गिराऊंगा। और सोरा बिना पीछे देखे एरिया एक्स की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद अग्रिम पंक्ति के सैन्य शिविर के पिछले हिस्से में हलचल होती है। द्वितीय लेफ्टिनेंट होश में आता है। एक सैनिक राहत की सांस लेते हुए कहता है, सर, आप आखिरकार जाग गए। लेफ्टिनेंट धीमी आवाज में पूछता है, मैं कितनी देर तक बेहोश रहा? सैनिक जवाब देता है, लगभग 10 मिनट। राक्षस से मिली रिकवरी आइटम ने तुरंत असर दिखाया। लेफ्टिनेंट को सबसे पहले वही आदमी याद आता है। वह पूछता है, जिस व्यक्ति ने हमें बचाया था, वह कहाँ है? सैनिक जवाब देता है, वह उत्तर दिशा की ओर निकल गया है। लेफ्टिनेंट चौंक जाता है। उत्तर? रुको, तुमने अभी क्या कहा? सैनिक फिर साफ करता है, वह आदमी शरणार्थी क्षेत्र 6 की ओर जा रहा है। लेफ्टिनेंट तुरंत समझ जाता है, क्या वह एरिया एक्स से होकर गुजर रहा है? सैनिक कहता है, हाँ, और वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था। वह बिना रुके आगे बढ़ गया। लेफ्टिनेंट का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह आदेश देता है, तुरंत केंद्रीय कमान से संपर्क करो। सैनिक हैरान होकर पूछता है, सी सेंट्रल कमांड? लेफ्टिनेंट जवाब देता है, निर्धारित समय तक अभी भी 10 मिनट बचे हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो बस उसे वहां पहुंचने से पहले चेतावनी मिल जानी चाहिए। सैनिक कहता है, मैंने आपातकालीन रेडियो से संपर्क कर लिया है, लेकिन हम केंद्रीय कमान से क्यों संपर्क कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट गंभीर स्वर में समझाता है, यह मिशन बाकी अभियानों से अलग है। यह जानकारी गोपनीय है, इसलिए तुम्हें पहले नहीं बताई गई। वह आगे कहता है, एरिया एक्स वह केवल राक्षसों को रोकने का इलाका नहीं है, वह बमबारी क्षेत्र है। उसी समय कहीं और एक महिला अधिकारी बोलती है, क्षेत्र B22 से आपातकालीन संचार। केंद्रीय कमान में मौजूद व्यक्ति आदेश देता है, कुंगया रेंजी, सेंट्रल कमांडर लेवल 58 फ्लेम मैजिशियन। वह कहता है, इसे ठीक करो। महिला अधिकारी जवाब देती है, जी श्रीमान। तुरंत रिपोर्ट ट्रांसफर होती है। लेफ्टिनेंट बोलता है, संचार कोड BW3422। लेफ्टिनेंट कागेवरा की रिपोर्ट। वह जानकारी देता है, एक रहस्यमय शिकारी अभी अभी बमबारी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। उसे इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। कमांडर ठंडे स्वर में पूछता है, तो क्या तुम सिर्फ अपनी असफलता की रिपोर्ट दे रहे हो? लेफ्टिनेंट तुरंत जवाब देता है, नहीं सर। उसका स्वर स्थिर रहता है। मुझे लगा कि हमें आपातकालीन प्रसारण के जरिए उससे चेतावनी देनी चाहिए। जल्द ही वहां बम विस्फोट होने वाला है। कमांडर कुछ पल चुप रहता है। लेफ्टिनेंट कागेवरा, तुम? लेकिन लेफ्टिनेंट बीच में ही बोल पड़ता है। वह कहता है, वह आदमी मजबूत है, हम उसे इस तरह बिना बताए मरने नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आज का मानहवा यही खत्म होता है।
वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। केंद्रीय कमान में बैठक चल रहा है। कमांडर पूछता है उसका लेवल क्या है। लेफ्टिनेंट कागेउरा जवाब देता है अज्ञात। वह बताता है कि उस व्यक्ति ने लेवल 45 के क्रैकन स्पॉन को एक ही बार में मार दिया। जब उसने स्काउटिंग स्किल से उसका स्तर देखने की कोशिश की तो जानकारी इतनी ज्यादा थी कि वह बेहोश हो गया। कम से कम वह लेवल 100 से ऊपर है। कुछ कमांडर चौंकते हैं, लेकिन फैसला साफ है। एरिया एक्स असल में बमबारी क्षेत्र है। अगर आपातकालीन चेतावनी दी गई तो आवाज से राक्षस इकट्ठा हो जाएंगे। पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ सकता है। लाखों सैनिक और नागरिक मर सकते हैं। अंतिम निर्णय। एक व्यक्ति के लिए मिशन नहीं रोका जाएगा। कॉल खत्म। शिविर में सन्नाटा छा जाता है। तभी प्राइवेट मात्सुरा चाबी उठाकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। वह कहता है अभी 6 मिनट बाकी हैं, मैं उसे चेतावनी दे सकता हूं। लेफ्टिनेंट उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं रुकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। उसे नहीं पता था जिसे वह बचाने जा रहा है वही आगे चलकर मानवता की उम्मीद बनेगा। एरिया एक्स के पास मात्सुरा गाड़ी रोककर इधर-उधर देखता है। वह घबराकर कहता है उसे उसके पदचिह्न नहीं मिल रहे। यह सबसे छोटा रास्ता है। अगर वह दिख नहीं रहा तो क्या वह गाड़ी से भी तेज चल रहा है? आगे एरिया एक्स है। वह सोचता है अगर लाउडस्पीकर इस्तेमाल किया तो वह सुन लेगा, लेकिन राक्षस भी सुनेंगे। फिर भी वह माइक उठाता है। वह चिल्लाता है मैं वही सैनिक हूं जिसे आपने बचाया था। इस क्षेत्र पर जल्द ही बमबारी होगी। तुरंत यहां से निकल जाइए। दूसरी तरफ सोरा रुकता है। वह शांत होकर सोचता है बमबारी? यहां तो राक्षस खतरनाक नहीं हैं, लेकिन बमों की गर्मी कितनी होगी यह पता नहीं। अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहिए। सैनिक ने मुझे चेतावनी देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। उधर मात्सुरा देखता है कि राक्षस उसकी आवाज से आकर्षित हो रहे हैं। वह कहता है शायद मेरी आवाज उस तक पहुंच गई। मुझे उसे ऐसे मरने नहीं देना चाहिए। तभी सोरा उसके सामने आ जाता है। वह कहता है अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। बमबारी से तुम्हारा क्या मतलब है? सैनिक घबराकर कहता है बहुत बुरा। समय खत्म हो गया। उसी क्षण पूरे इलाके में बम गिरने लगते हैं। जमीन फटती है। धमाकों से धरती उठ जाती है। आग और धूल हर तरफ फैल जाती है। केंद्रीय कमान में रिपोर्ट आती है बमबारी पूरी हुई। कमांडर आदेश देता है ड्रोन भेजो। विनाश और बचे राक्षसों की स्थिति देखो। कुछ सेकंड बाद रिपोर्ट मिलती है आसपास जीवन का कोई संकेत नहीं, लेकिन राक्षस अभी भी बमबारी क्षेत्र में हैं। विस्फोट के केंद्र में भी वे सुरक्षित हैं। कमांडर कहता है यह असंभव है। ड्रोन फुटेज में दिखाई देता है एक विशाल ढाल। फिर साफ होता है वह ढाल किसी राक्षस की नहीं, एक मानव की है। तभी ड्रोन पर हमला होता है। संपर्क टूट जाता है। कमांड में अफरातफरी फैलती है, लेकिन राक्षस दीवारों की ओर नहीं बढ़ रहे। उनकी दिशा है एरिया B22। वापस मैदान में धमाके रुक चुके हैं।
सैनिक थककर कहता है, आखिरकार बच गए। सोरा शांत स्वर में कहता है, अभी जश्न का समय नहीं है। राक्षस जिंदा हैं। वे इसी तरफ आ रहे हैं। नीचे उतरो। सैनिक आसमान में ड्रोन देखता है और हैरान होता है। क्या राक्षसों ने ड्रोन पर हमला किया? सोरा कहता है, हैरान होना बाद में, अभी भागो। और वह खुद आते हुए राक्षसों की दिशा में खड़ा हो जाता है। बमबारी के बाद भी राक्षस खड़े हैं। सैनिक देखता है कि भीड़ में लेवल 50 से लेकर लेवल 90 तक के मास्टर मौजूद हैं। रश का नेता लेवल 90 है। बमों से उन्हें खरोंच तक नहीं आई। वह धीरे से कहता है, हम खत्म हो गए। हम यहीं मरेंगे। सोरा शांत स्वर में जवाब देता है, अगर बम इन्हें नहीं मार सके तो हम भी सुरक्षित हैं। गाड़ी में छिप जाओ। मैं इन्हें खत्म करता हूं। वह आगे बढ़ता है। एक एक करके मास्टर्स को गिराता है। आखिर में सबसे बड़े राक्षस को भी मार देता है। तभी उसके सामने अचानक एक रहस्यमय आदमी खड़ा हो जाता है। सोरा को उसकी मौजूदगी का आभास तक नहीं हुआ था। वह आदमी अबिस सीड कहता है। गिरा हुआ राक्षस दोबारा जुड़ने लगता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, चोर। मेरी चीज वापस करो। सोरा पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? वह जवाब देता है, दूसरों की ताकत लेना अपराध है। तुम इसकी कीमत जान देकर चुकाओगे। वह हमला करता है, लेकिन सोरा पर असर नहीं होता। सोरा शांत होकर पूछता है, तुम्हारा लेवल क्या है? तुम मुझे मार नहीं सकते। रहस्यमय आदमी ऊपर उड़ते ड्रोन को देखता है। क्या यह ओडिन का कौआ है? नहीं, इंसानों का बनाया हुआ उपकरण। सोरा कहता है, अगर सच में लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ो। अचानक वह आदमी गायब हो जाता है। उसकी आवाज गूंजती है, मनुष्यों की निगरानी मुझे पसंद नहीं। सभी पहरेदारों को हटा दो। ऊपर एक छिपा सैनिक सब देख रहा होता है। वह रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे ढूंढ लेते हैं। नीचे रहस्यमय आदमी आदेश देता है, मेरे गुर्गों, सबको मार डालो। सोरा को सैनिक की बात याद आती है। आप कई लोगों की जान बचाएंगे। गाड़ी में सैनिक कहता है, कुछ अटक गया है। सोरा आगे बढ़ता है। अब मैं बॉस का शिकार शुरू करता हूं। मुझे उसे जल्दी खत्म करना होगा। राक्षस उस शक्ति के साथ मिलकर और भी उग्र हो जाता है। रहस्यमय आदमी कहता है, तुम दृढ़ निश्चयी हो। सोरा देखता है। वह मेरी तरह दिखता है। उससे भारी ऊर्जा निकल रही है। उसकी तलवार खतरनाक है। वह आदमी फिर कहता है, अबिस सीड, मैं तुम्हें मार दूंगा। सोरा जवाब देता है, यही तुम्हारा भाग्य है। सोरा उसकी तलवार छीनकर हमला करता है, लेकिन वार रद्द हो जाता है। सोरा महसूस करता है, यह वही अबिस की शक्ति है। ऊर्जा में उतार चढ़ाव साफ है। रहस्यमय आदमी सोरा से कहता है, क्या तुम बस दूसरों के हथियार छीन सकते हो? सोरा महसूस करता है कि वह अचानक गायब हो गया। वह सोचता है, अबिस की शक्ति उसकी सोच से ज्यादा गहरी है। यह लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी। पहले सैनिक को सुरक्षित करना होगा। वह सैनिक से पूछता है, तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है?
सैनिक हाँ कहता है। सोरा कहता है, चलो उड़ते हैं। तभी रहस्यमय आदमी गुस्से में प्रकट होता है। अब इसकी शक्ति को कम मत समझो। मजबूत लोग कमजोरों की रक्षा के लिए नहीं बने, वे सबसे ऊपर रहने के लिए बने हैं। उस कायर के साथ मर जाओ। वह हमला करता है। सोरा समझता है वह बहुत तेज है, भागने से भी वह पीछा करेगा, इसलिए सोरा सीधा हमला करता है। उसे लगता है कि वार सफल हुआ, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। यह उसका असली शरीर है। अचानक सोरा सैनिक को गाड़ी से बाहर आने को कह देता है। रहस्यमय आदमी हंसता है, डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। सैनिक डर से जकड़ा हुआ है। रहस्यमय आदमी नेक्रोमेंसी बोलता है। वह कहता है, तुम्हारे प्रियजन तुम्हारी आंखों के सामने मरेंगे। यही तुम्हारा भाग्य है, अबिस सीड। सोरा शांत लेकिन कठोर स्वर में पूछता है, क्या तुम्हें दूसरों की गरिमा कुचलना अच्छा लगता है? वह जवाब देता है, तुम मुझे समझते हो। सोरा कहता है, तुम जैसे लोगों से मुझे घिन आती है। वह सैनिक को सुरक्षित रखता है और कहता है, माफ करना, तुम्हें गाड़ी के अंदर ही रहना होगा। फिर वह सीधा रहस्यमय आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। वह आदमी कहता है, तुम अबिस की शक्ति सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं हरा सकते। सोरा जवाब देता है, तुम मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो। रहस्यमय आदमी कहता है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। सोरा कहता है, इंसान सीखते हैं और बढ़ते हैं। रहस्यमय आदमी पीछे हटने लगता है। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो। सोरा उसे रोकते हुए कहता है, भाग जाओ, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। सोरा समझ जाता है कि रहस्यमय आदमी फिर वही तकनीक इस्तेमाल करने वाला है। वह उसके मुख्य शरीर को निशाना बनाते हुए कहता है, वह फिर वही चाल चल रहा है। मैं इसे कुचल दूंगा। वह हमला करता है। कुछ पल के लिए बढ़त उसी के पास होती है। रहस्यमय आदमी पीछे हटते हुए कहता है, मैं इसे याद रखूंगा। शैडो यूनिटी। अचानक सभी राक्षसों के शरीर से काला धुआं निकलकर उसके अंदर समा जाता है। जब सोरा दोबारा आंखें खोलता है, वह आदमी गायब हो चुका होता है। सोरा समझता है, इतनी बड़ी शक्ति उसने सिर्फ भागने के लिए इस्तेमाल की। उसके कपड़े फट चुके हैं, लेकिन उसके माता पिता की तस्वीर सुरक्षित है। वह सैनिक की ओर देखता है और सोचता है, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा। फिर वह तय करता है, शैडो वाला आदमी यहीं नहीं रुकेगा। उसने इतनी परछाइयां अपने अंदर समा ली हैं कि वह फिर हमला कर सकता है। अगर वह निकासी केंद्र पहले पहुंच गया, तो हालात बिगड़ सकते हैं। सोरा तुरंत वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद कमांडर इलाके में पहुंचती है। वह आदेश देती है, ड्रोन दस्ते पूरे क्षेत्र की जांच करो। एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। सैनिक रिपोर्ट देता है, आसपास के राक्षस पहले ही मारे जा चुके हैं। कमांडर पूछती है, किसने? उसे जमीन पर लड़ाई के निशान दिखते हैं। उसे याद आता है, लेफ्टिनेंट कागेउरा ने कहा था कि एक बहादुर शिकारी बच गया था। तभी एक सैनिक कहता है, चीफ, एक ड्रोन का स्टोरेज डिवाइस अभी भी काम कर रहा है। फुटेज में दिखता है,
प्राइवेट मात्सुरा बम्बारी क्षेत्र में घुसता है। उसके पास खड़ा है वही शक्तिशाली शिकारी। दूसरी जगह दो सैनिक मलबे में गिरी वस्तुएं ढूंढते हैं। एक को मिलता है विशेष ऊर्जा औषधि, जो जादू की सीमा स्थायी रूप से बढ़ाती है। एक प्राचीन शाही कटार, जिसकी पहचान स्पष्ट नहीं। दूसरा सैनिक पूछता है, क्या मिला? पहला छुपाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं। दूसरा सख्ती से कहता है, मिशन की वस्तुएं निजी उपयोग के लिए लेना अपराध है। समझे? पहला हिचकिचाता है, हम इन्हें बांटेंगे कैसे? दूसरा शांत स्वर में कहता है, मुझे बस वही चाहिए। पहला कहता है, नहीं, यह किसी पौराणिक वस्तु जैसा लग रहा है। दूसरा मुस्कुराता है, तुम्हें चुनने का अधिकार नहीं है। और अंत में उसके हाथ लगता है एक दुर्लभ वस्तु, गोलेम्स रेलिक। सोरा आखिरकार शेल्टर 6 पहुंच जाता है। वह कहता है कि यहां अभी तक कोई हमला नहीं हुआ, सब शांत है। लेकिन उसे समझ आता है यहां कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं है। अगर कोई मजबूत इंसान यहां नहीं रहा तो यह जगह ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेगी। तभी उसके सामने टोपी पहने एक आदमी आता है। सोरा को लगता है क्या वह अंधा है। वह आदमी कहता है कि उसे खून की गंध आ रही है। पूछता है, क्या तुम बाहर से आए हो? सोरा हाँ कहता है। टोपी वाला आदमी मुस्कुराकर कहता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह सिर्फ बाहरी दुनिया की जानकारी खरीदना चाहता है। सोरा को शक होता है। वह पूछता है, तुमने मुझे महामहिम क्यों कहा? तुम नकली हो। वह आदमी हंसता है। कहता है, यह पोशाक सिर्फ शौक है। आंखें छुपाना भी। वह जवाब देता है, आंखों में समस्या है। लेकिन सोरा महसूस करता है उसकी आंखों के पीछे कोई भयानक शक्ति छुपी है, जैसे कोई शेर भेष बदलकर शेल्टर में छिपा हो। आदमी पूछता है, बाहर क्या हो रहा है? सोरा बताता है, सैनिक दीवारों पर तैनात हैं। युद्ध की तैयारी चल रही है। लेकिन आम लोग अनजान हैं। वह दक्षिण पश्चिम दिशा के धमाके के बारे में भी बताता है। मजाक में कहता है कि वह डरकर बिना कपड़ों के बाहर भाग गया था। टोपी वाला समझ जाता है सोरा अपनी ताकत छुपा रहा है, जैसे वह खुद छुपा रहा है। दिशा जानने के बाद वह आदमी चला जाता है। सोरा उसके दिए पैसों से कपड़े खरीदता है। अब उसका असली लक्ष्य अपने माता पिता को ढूंढना। वह एक तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछता है। एक लड़की उसे देखकर डर जाती है, जैसे उसने भूत देख लिया हो। फिर एक आदमी आता है। वह सोरा को गलत समझता है, लेकिन जब तस्वीर देखता है उसका चेहरा बदल जाता है। वह पूछता है, तुम उनका क्या लगते हो? सोरा कहता है, मैं उनका बेटा हूं। आदमी चौंक जाता है। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर सोरा को टक्कर मारती है। लेकिन सोरा को कुछ नहीं होता। वह शांत आवाज में कहता है, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, दोबारा बोलिए। आदमी डर जाता है। जल्दी से बताता है, तुम्हारे माता पिता इसी सड़क के सामने रहते हैं। सोरा धन्यवाद कहता है। वह सोचता है, पापा सबके प्रति दयालु थे, माँ भी वैसी ही थी। इस दुनिया में वे शायद कमजोर माने जाते होंगे, लेकिन अब वह यहाँ है। वह घर के सामने पहुंचता है।
अंदर से आवाज आती है, क्या आज तुम्हारा काम खत्म हो गया? यह उसके पापा की आवाज है। दरवाजा खुलता है। आप कौन हैं? सोरा धीरे से कहता है, मैं सोरा हूं। तो दोस्तों, आज का मानहवा यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सोरा ने कहा, मैं उसका बेटा हूं। सोरा के पिताजी हैरानी से उसे देखते रह गए, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी शांति छा जाती है। तभी सोरा की मां अंदर आती हैं। वह सामान्य स्वर में पूछती हैं, क्या तुम दोनों ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला? पिता अब भी संदेह में हैं। उन्हें लगता है कि सामने खड़ा लड़का पहले वाला सोरा नहीं है। वह गुप्त रूप से आदेश देते हैं, अगर उसने कुछ भी संदिग्ध कहा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। छत पर छिपा एक निंजा जवाब देता है, समझा। सोरा यह सुन लेता है। उसे समझ आता है कि पिता अब भी पूरी तरह सतर्क हैं। पिता कहते हैं, अगर तुम सच में सोरा हो तो ऐसी बात बताओ जो सिर्फ परिवार को पता हो। सोरा शांत आवाज में पुरानी बातें बताने लगता है। पिता हर हफ्ते गृहिणियों के कुकिंग ग्रुप में जाते थे और छुपकर बैले क्लास भी लेते थे, जिसे उन्होंने बच्चों से भी छुपाया था। ऊपर छिपा निंजा भी हैरान हो जाता है। पिता अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते। सोरा फिर एक और बात कहता है, घर की जापानी तलवार असली नहीं, उसकी प्रतिकृति है और उसकी मूठ पर उसके भाई के काटने का निशान है। निंजा उस निशान को गलत समझ लेता है और उसे पुरानी खतरनाक घटना से जोड़ देता है। तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अचानक पिता का चेहरा बदल जाता है। वे गुस्से में नहीं, भावुक होकर चिल्लाते हैं, मुझे लगा तुम मर गए थे। सोरा वापस आ गया। वह रोने लगते हैं। एक सख्त बॉस की जगह अब सिर्फ एक चिंतित पिता खड़ा है। निंजा यह दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका मुखिया ऐसे रो सकता है। सोरा कहता है, उसे नीचे बुलाइए। पिता अपने अंगरक्षक ओचियाई को नीचे आने को कहते हैं। फिर पिता और सोरा दोनों एक साथ कहते हैं, अगर यह बात बाहर गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। निंजा तुरंत वादा करता है कि वह किसी को नहीं बताएगा। मां बीच में आकर माहौल हल्का करती हैं, लेकिन वह भी सख्ती से कहती हैं, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अंत में पिता मजाक में खुद ही अपनी कमजोरियों का जिक्र कर देते हैं। मां उन्हें टोक देती हैं। सोरा अंदर ही अंदर सोचता है, जैसे वह किसी अंधेरे से वापस आया हो। वह सच में घर लौट आया है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। कोई चिल्लाता है, बॉस। सफेद बालों वाला बदमाश। दरवाजा खुलते ही एक लड़का चिल्लाता है, सफेद बालों वाला बदमाश। सोरा शांत स्वर में पूछता है, क्या तुम मुझसे कह रहे हो? लड़का डर जाता है, लेकिन हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उनके पास संख्या बल है। क्या वह कोशु टाइगर हाउल के साथ है? सोरा सीधे पिता से कहता है, उन्हें सबके सामने परिचय करा दें। पिता बताते हैं, यह उनका बेटा सोरा है जो 5 साल पहले लापता हो गया था और आज वापस आया है। फिर अचानक सवाल उठता है, उसका लेवल क्या है? पिता को खुद नहीं पता।
सोरा कहता है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। सब चौंक जाते हैं। कोई पूछता है, क्या वह बिना सिस्टम के 5 साल फॉलन जोन में जिंदा रहा? एक और आदमी कहता है, सिस्टम के बिना कोई लेवल 10 से ऊपर नहीं जा सकता। कुछ लोग उसे नौसिखिया कहते हैं, लेकिन वही लोग याद करते हैं, गाड़ी की टक्कर उसे बिना खरोंच के लगी थी। सोरा कहता है, अगर चाहें तो अपने सिस्टम से मेरा स्तर देख लें। लड़का समझाता है, सिस्टम से दूसरों का लेवल देखने के लिए स्काउट कौशल चाहिए, और वह कौशल बॉस यानी पिता के पास है। पिता कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे सोचते हैं, या तो सोरा के पास सच में सिस्टम नहीं है, या उसका स्तर इतना ऊंचा है कि वह उनकी पहुंच से बाहर है। सिस्टम न होने पर भी उसका नाम दिख रहा है, और अगर वह सच में कमजोर होता तो 5 साल पहले मर चुका होता। इसका मतलब उसका स्तर बहुत ऊपर है। पिता धीरे से पूछते हैं, इन 5 सालों में उसने क्या झेला? मां कहती हैं, अगर वह मजबूत बनकर लौटा है तो हमें खुश होना चाहिए। उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। सोरा अपनी पुरानी मुश्किलें याद करता है, लेकिन कहता है, मैं ठीक हूं। मैं घर लौट आया हूं। रोइए मत मां। माहौल शांत हो जाता है। फिर पिता पूछते हैं, जीरो और बाकी लोग कहाँ हैं? 2 घंटे पहले गए थे, अभी तक लौटे नहीं। सोरा बड़े भाई के बारे में पूछता है। मां बताती हैं, वह सेना में है, इसलिए कम घर आता है। अब सोरा वापस आ गया है तो उसे खबर कर देंगी। सोरा पूछता है, क्या मां यहां ऊंचे पद पर हैं? मां कहती हैं, उन्हें एक पद मिला है, लेकिन असली वजह यह है कि लोग उन्हें धर्मगुरु मानते हैं। वह भविष्यवाणी और उपचार में माहिर हैं। सोरा पूछता है, क्या वह उसकी स्थिति देख सकती हैं? मां कहती हैं, नहीं, लेकिन उन्हें हमेशा से पता था कि वह एक दिन लौटेगा। दृश्य बदलता है। किसी और जगह एक दरवाजा खुलता है। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता है, कौन है वहां? और फिर पहचानकर कहता है, वाइस कैप्टन। यूनियन गिल्ड के मुख्य कक्ष में वाइस कैप्टन इवाशिमा जीरो लौटते हैं। उनका चेहरा गंभीर है। वे बताते हैं, जैसा पहले शक था, टाइगर रोर गिल्ड का सेना से संबंध है। इस बार जब उन्होंने राक्षसों के शव सेना को सौंपे तो भुगतान में गड़बड़ी हुई। उन्हें आधे अंक दिए गए, लेकिन रिपोर्ट में पूरी रकम दिखा दी गई। जांच करने पर पता चला, बाकी अंक सीधे टाइगर रोर को गए। सोरा के पिता समझ जाते हैं कि यह साधारण गलती नहीं है। अगर टाइगर रोर बदल गया है तो शहर का संतुलन बिगड़ सकता है। वे तय करते हैं कि खुद जाकर बात करेंगे। अब यूनियन गिल्ड नरमी नहीं दिखाएगी। सोरा सब सुन रहा है। उसे याद आता है, वही गिल्ड लुटेरों से भी जुड़ी थी, और अब पिता सीधे उनके पास जाएंगे। उसे यह सही नहीं लगता। वह कहता है, मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन वाइस कैप्टन साफ कहते हैं, बिना सिस्टम के वह एक सामान्य इंसान जैसा है। फॉलन जोन में 5 साल जिंदा रहना असंभव जैसा है। अगर उसके पास खास कौशल नहीं है तो वह लड़ाई में बोझ बनेगा। पिता भी मान जाते हैं। सोरा को घर पर रहने को कहा जाता है। सोरा समझ जाता है।
उनकी नजर में वह कमजोर है। वह सोचता है कि अभी अपनी असली ताकत छुपाना बेहतर है। अगर वह खुलकर सामने आया तो पिता और बाकी लोग भी खतरे में आ सकते हैं। गिल्ड की टीम निकल जाती है। मां उसे हालात समझाती हैं। न्याय के दिन के बाद जागृत लोगों ने गिल्ड बनाए। यूनियन गिल्ड इसलिए बना क्योंकि उसके पिता परिवारों को फिर से मिलाने के लिए लड़ना चाहते थे। 4 साल तक शांति रही। फिर शेल्टर 4 का शक्तिशाली गिल्ड टाइगर रोर यहां आया। उनके पास एसरा हैं, टावर के देवता द्वारा चुने गए जागृत लोग। वे सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। टावर साफ करना उनका काम है। सेना भी अब उन पर निर्भर है। यूनियन गिल्ड लोकप्रिय है, लेकिन उनके पास एक भी एसरा नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सोरा समझता है स्थिति गंभीर है। अगर टाइगर रोर और सेना साथ हैं तो टकराव तय है। मां हल्के अंदाज में उसे आराम करने को कहती हैं। कहती हैं कि उनकी भविष्यवाणी है, उसके पिता सुरक्षित लौटेंगे। सोरा ऊपर से मान जाता है, लेकिन अंदर से वह बेचैन है। वह सोचता है मामला उम्मीद से ज्यादा बड़ा है। उसे पिता की चिंता है। कुछ देर बाद वह चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाता है। मां उसे जाते हुए देख लेती हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, मैंने तो बस आराम करने को कहा था। बच्चे सच में बहुत मुश्किल होते हैं। एक हाई स्लैश और पूरी बिल्डिंग 2 हिस्सों में टूट जाती है। वहां खड़े लोग समझ ही नहीं पाते कि अब क्या होने वाला है। अगर आप ऐसे इंटेंस मोमेंट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। साकुया के पिता और यूनियन गिल्ड के सदस्य टाइगर रोर गिल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। उसी समय सोरा अंधेरे इलाके से गुजर रहा है। केंद्रीय क्षेत्र के बाहर सब कुछ घोर अंधकार में डूबा है। उसे अंधेरा नुकसान नहीं देता बल्कि फायदा देता है। वह रास्ता पहचान सकता है। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। वह सोचता है जब से उसे अगाध खाई की शक्ति मिली है उसे कभी बीमारी तक नहीं हुई। फिर यह क्या है? तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, अबिस सीड। सोरा तुरंत समझ जाता है, वही आदमी। आवाज फिर आती है, तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। सोरा को उसकी मौजूदगी का आभास तक नहीं हो रहा, जैसे वह अपनी उपस्थिति पूरी तरह छिपा रहा हो। अब पक्का है वह छठे आश्रय में ही है। आवाज दोहराती है, तुम्हारी आत्मा पहले से चिन्हित है। सोरा समझता है यह कोई आत्मा का चिन्ह है। अंधेरे में लगभग 7 सेकंड बाद वह निशान सक्रिय हो जाता है। उसे तेज चक्कर आते हैं। अगर वह घबरा जाए तो असर बढ़ जाता है। रोशनी में आते ही असर कम हो जाता है। कुछ देर बाद निशान गायब हो जाता है। इसका मतलब अंधेरा ही उसकी कमजोरी है। एक महिला उसे खुद से बात करते देख पूछती है, क्या यह कोई अजीब बीमारी है? सोरा अनदेखा करता है। उसे यकीन है वह आदमी उसे ढूंढ लेगा। आवाज फिर गूंजती है, अबिस सीड, तुम भाग नहीं सकते।
सोरा चुप रहने को कहता है, लेकिन सतर्क रहता है। अब वह समझता है, अगर सेना को यूनियन गिल्ड की जरूरत नहीं रही तो पिता और बाकी लोग खतरे में हैं। टाइगर रोर सेना के साथ है। अगर वे यूनियन को कुचलना चाहें तो यह सही मौका है। सोरा तय करता है, वह अपने माता पिता की रक्षा करेगा, चाहे उसे सबका सामना क्यों न करना पड़े। दृश्य बदलता है। टाइगर रोर गिल्ड के सामने माहौल तनावपूर्ण है। लोग रास्ता खाली कर रहे हैं। कहते हैं शुरू होने वाला है। किसी को याद नहीं कि आखिरी बार बॉस ने तलवार कब निकाली थी। पिछली बार उन्होंने 20 मीटर लंबा घाव छोड़ा था। भीड़ हटती है। पिता आगे बढ़ते हैं और दूर से सोरा सब देख रहा है। अब सवाल यह है, क्या वह छिपा रहेगा या सामने आकर हालात बदल देगा? सोरा धीरे से पूछता है, क्या उसके पिता हमेशा से ऐसे ही थे? क्या वे हर बार इतनी जल्दी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं? गिल्ड के लोग बताते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले वे कहते थे कि हिंसा आखिरी रास्ता है। तब उन्हें लगता था कि सेना सब संभाल लेगी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब सेना शिकारियों को आम लोगों जैसा मानती है। छोटी मोटी झड़पों में अगर कुछ शिकारी मर भी जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दुनिया में बात करने से पहले ताकत दिखानी पड़ती है। अगर जीत सकते हो तो बात करो। अगर जीत नहीं सकते तो बात करना बेकार है। सोरा सोचता है, टोपी वाला भिक्षु शांत लग रहा था। तो क्या उसकी समझ गलत थी? क्या ताकत होने पर इंसान हंगामा कर सकता है और फिर भी बच सकता है? दूसरी ओर एक व्यक्ति दिखाई देता है, शुजेंजी युकियो। उसकी दृष्टि क्षमता सक्रिय है। वह देखता है कि एक लेवल 90 का शक्तिशाली बॉस किसी भारी हथियार से नहीं बल्कि जैसे शरीर चीरकर मारा गया हो। वह समझता है इस शहर में अभी भी बहुत खतरनाक लोग हैं। उसे सावधान रहना होगा। वापस गिल्ड के सामने मुकुशिमा सोरा के पिता को उकसाया जा रहा है। उन्हें कहा जाता है, क्या अब भी सोचते हो कि हालात पहले जैसे हैं? अगर हिम्मत है तो अभी वार करो। मुकुशिमा तलवार निकालते हैं। तनाव बढ़ जाता है। तभी एक और व्यक्ति सामने आता है, शिराई ओसामू, लेवल 63 असैसिन। वह शरणार्थी नियम पढ़कर सुनाता है। शिविर के अंदर व्यक्तिगत द्वंद्व वर्जित है। सजा 15 दिन की कैद या मृत्युदंड भी हो सकती है। अब साफ हो जाता है, यह सीधी लड़ाई नहीं, जाल है। मुकुशिमा समझ जाते हैं। उन्हें उकसाया गया ताकि वे हमला करें। फिर नियम के नाम पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। अगर वे कैद हो गए तो यूनियन गिल्ड बिना अपने सबसे मजबूत नेता के टूट जाएगी। वे तुरंत शांत हो जाते हैं। कहते हैं, यहां कोई द्वंद्व नहीं हुआ। जो निशान दिख रहे हैं वह इमारत की मरम्मत का हिस्सा है। शिराई ठंडे स्वर में जवाब देता है, फैसला आप नहीं करेंगे। अगर मैं कहूं कि यह द्वंद्व का सबूत है तो वही माना जाएगा। मतलब साफ है। जिस क्षण मुकुशिमा यहां आए, खेल पहले से तय था। एक लड़का आगे बढ़कर कहता है, हम हारेंगे नहीं बॉस।
अगर वे लड़ना चाहते हैं तो चुनौती स्वीकार करें। सोरा के पिता मुकुशिमा मन में स्थिति समझते हैं। वह सोचते हैं सामने वाला लेवल 63 का असैसिन है, तेज और खतरनाक। सीधे लड़ाई मुश्किल होगी। अगर त्सुचिदा को बंधक बना लें तो शायद बाजी पलट सकती है। सब देखते हैं। मुकुशिमा तलवार निकालते हैं। सामने खड़ा डिफेंडर सोचता है उसकी तलवार ढाल जादुई है, तलवार के हर वार को रोक सकती है। यह 69 लेवल के योद्धा का पूरा हमला भी झेल सकती है। वह मानता है 65 लेवल का समुराई इसे नहीं तोड़ सकता। शिराई ओसामू शांत आवाज में कहता है, आत्मसमर्पण करेंगे या अपने साथियों के साथ जेल जाएंगे? चुन लीजिए। कुछ देर सन्नाटा रहता है। अचानक मुकुशिमा की तलवार गायब हो जाती है। दुश्मन सोचते हैं ढाल तलवारों के लिए बनी है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तभी जमीन के नीचे से ताकत उठती है। मिट्टी का भारी वार ढाल पर पड़ता है। ढाल टूट जाती है। कोई चिल्लाता है, ये तलवार नहीं, हथौड़ा है। शिराई तुरंत कहता है, विरोध किया है इसलिए तुरंत फांसी दी जाएगी। उसी समय मिट्टी की दीवार खड़ी हो जाती है। गोलियां चलाई जाती हैं। मुकुशिमा आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक शिराई गायब हो जाता है। वह अंधेरे में फंसाकर शैडो ट्रांस सक्रिय कर चुका है। वह कहता है, बंधक गया, तुम हार गए, खत्म करो इन्हें। सभी हमला करने ही वाले होते हैं। तभी सब रुक जाते हैं। सोरा सामने खड़ा है। शिराई चौंकता है, ये कौन है? पीछे से मुझे घेर लिया। तभी पता चलता है लेवल 90 के बॉस को मारने वाला घातक जहर किसी ने चुरा लिया था। चाकू फेंके जाते हैं। जहरीला धुआं फैल जाता है। सैनिक चिल्लाते हैं, पीछे हटो, ये जहर है। दुश्मन सोचते हैं इस जहर से 90 लेवल का बॉस भी गिर सकता है। तो यह अभी तक खड़ा कैसे है? शिराई धीरे से कहता है, यह हो नहीं सकता। सब समझ जाते हैं यह लड़ाई इंसानों की नहीं थी। यहां एक राक्षस खड़ा है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मानव माइंड चैनल। अब तक हमने देखा कि सोरा के डैड उन्हें फंसने वाले होते हैं। तभी सोरा अचानक उन दोनों के पीछे आ जाता है। लेकिन आगे क्या होता है वो बताने से पहले, अगर आपको ऐसी स्टोरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सोरा सामने खड़े आदमी से पूछता है, आपको क्या लगता है आप कहां जा रहे हैं? वह आदमी स्थिति समझते हुए कहता है, हर खिलाड़ी के 5 मुख्य आंकड़े होते हैं, बुद्धिमत्ता, बोध, चपलता, शरीर की क्षमता और शक्ति। अगर कोई इस जहर को सहन कर सकता है तो उसका शरीर 100 लेवल खिलाड़ी जैसा है। सोरा सीधा आदेश देता है, अपने सैनिकों को हथियार नीचे रखने को कहो। तभी शिराई ओसामू अचानक उसका हाथ और पैर लॉक कर लेता है। वह कहता है, अब तुम्हें बहुत दर्द होगा। पास खड़ा आदमी सोचता है, यह मौका है। जब वह पकड़ से निकलने पर ध्यान देगा तब हमला किया जा सकता है। लेकिन सोरा पर कोई असर नहीं पड़ता। वह बस अपना हाथ आगे फेंकता है।
दोनों दुश्मन दूर जाकर दीवार से टकराते हैं। मुकुशिमा यह देखकर हैरान रह जाते हैं। शिराई फिर शैडो टेलीपोर्ट से सोरा के पीछे आता है। वह सोचता है, चाहे यह कितना भी ताकतवर हो, शैडो टेलीपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। वह वार करता है, पर उसे महसूस होता है सोरा का शरीर लोहे जैसा सख्त है। उसका हमला अंदर तक नहीं जा रहा। वह बच तो जाता है, लेकिन हैरान होकर सोचता है, सिर्फ हवा के दबाव से उसे चोट लगी। अगले ही पल सोरा दोनों को पकड़ लेता है। चलते हुए कहता है, पापा, दूसरा काम आप संभाल लीजिए। चलिए घर चलते हैं। घर पर सोरा की मां पूछती हैं, क्या सब खत्म हो गया? मुकुशिमा जवाब देते हैं, हाँ। कोई पूछता है, क्या उसने कुछ बताया? मुकुशिमा कहते हैं, वह कम बोलता है, लेकिन अब हमें टाइगर रोर की नीयत समझ आ गई है। सतर्क रहना होगा। और सोरा, इन 5 सालों में तुमने क्या झेला? सोरा शांत स्वर में बताता है, 5 साल पहले वह एक अजीब दुनिया में चला गया था। वह शायद किसी टावर के अंदर था। वहां उसने अनगिनत राक्षसों को मारा। आखिर में एक समनर ने उसे वापस इस दुनिया में भेज दिया। मुकुशिमा कहते हैं, कुल 16 टावर हैं, लेकिन उसकी कहानी किसी से मेल नहीं खाती। सोरा पूछता है, तो क्या वह कोई अज्ञात टावर था? कोई सुझाव देता है, अगर वह छठे आश्रय स्थल के पास है, तो उसे कब्जे में लेना चाहिए। मुकुशिमा धीरे से कहते हैं, मुझे बस खुशी है कि तुम जिंदा हो, सोरा। सोरा की मां कहती हैं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम घर पर रहो। मुकुशिमा कहते हैं, अब हमारा परिवार अलग नहीं होगा। सोरा मन में सोचता है, वे भी अंदर से घायल हैं। वह उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक बिजली चली जाती है। सब चौंक जाते हैं। मुकुशिमा कहते हैं, क्या यह तूफान की वजह से है? कोई जवाब देता है, आज रात बारिश और गरज की चेतावनी थी, लेकिन अभी तक बिजली नहीं कड़की। सोरा समझ जाता है, यह सामान्य नहीं है। उसी समय अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। सोरा महसूस करता है, वही रहस्यमय अस्तित्व फिर लौट आया है। वह सोचता है, इस बार उसकी बातें पहले से अलग हैं। घर में अंधेरा है। माँ पापा भी उस मौजूदगी को देख नहीं पा रहे। सोरा को एक पल के लिए लगता है, क्या यह सिर्फ भ्रम है? तभी वह आवाज साफ सुनाई देती है। रहस्यमय व्यक्ति कहता है, क्या तुम मुझे अनसुना कर रहे हो? इंसान खुद को धोखा देना पसंद करते हैं। अचानक काला धुंध सोरा की आंखों पर छा जाता है। अब वह अस्तित्व भौतिक रूप ले लेता है। सोरा समझ जाता है, यह खतरा है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति हंसता है और अपना नाम बताता है। वह फोडेरू है, एक अंधकार देव, आसा देववंश का सदस्य। वह कहता है, सोरा ने उस अथाह गहराई में गिराए गए देवता की शक्ति अपने अंदर ले ली है। वह काला क्रिस्टल उसकी अपनी शक्ति थी।
अब ईश्वर के दूत सोरा के पीछे हैं। अगर बचना है तो उसके साथ टावर में लौटना होगा। सोरा के पिता स्थिति को समझ नहीं पाते, लेकिन खतरा महसूस करते हैं। मां शांत रहने को कहती हैं। सोरा पूछता है, मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? फोडेरू जवाब देता है, अगर विश्वास नहीं करोगे तो जब खून की बारिश होगी तब पछताओगे। सोरा दुविधा में है। तभी एक और व्यक्ति आता है, शुजेनजी। वह हवा में ही फोडेरू को रोक लेता है। वह कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है। पिता बताते हैं, शुजेनजी उनके पुराने गिल्ड साथी हैं। अलग कमरे में बात होती है। शुजेनजी बताते हैं, वह एजुरा नहीं है, लेकिन दिव्य शक्ति देख सकते हैं। उन्होंने पहले एक राजा को सील किया था। सोरा की दिव्य शक्ति उसी प्रकार की है, पर उससे भी अधिक मजबूत। शहर में कई दिव्य शक्तियां इकट्ठा हो रही हैं। वे शायद सोरा की शक्ति छीनना चाहते हैं। फोडेरू की बात आंशिक रूप से सच है, लेकिन वह सोरा को रसातल में वापस ले जाकर उसकी शक्ति लेना चाहता है। शुजेनजी सलाह देते हैं, सोरा को तुरंत यहां से हटकर सेना में शामिल हो जाना चाहिए। सोरा याद करता है, सेना ने ही कभी उसे मारने की कोशिश की थी। शुजेनजी कहते हैं, अब हालात अलग हैं। सेना और एजुरा के बीच समझौता है। एजुरा नागरिकों को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाते, और जब तक वह यहां हैं, कोई लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि राकन नाम का अस्तित्व एजुरा के बराबर है। दृश्य बदलता है। टाइगर रोर की मीटिंग रूम दिखाई जाती है। हिरो रयूसी लेवल 105 एजुरा गुस्से में कहता है, कितना बेकार मिशन है। 4 एडी एजुरा को ऐसे लड़के के लिए भेजना जिसके पास सिस्टम भी नहीं है। शिराया युकिनोजो लेवल 106 शांत स्वर में कहता है, जानकारी के अनुसार मुकुशिमा साकुया का बेटा कई साल गायब था। शायद वह टावर में घुस गया था। ऐसे कचरे को खत्म करना हीरो के लिए आसान होगा। तभी एक और आवाज आती है, मैं भी इस अभियान में शामिल हो रहा हूं। सब चौंकते हैं। बॉस खुद आ रहे हैं। मुहाई लिचटक लेवल 118 ज्यूस एजुरा आदेश देता है, मुकुशिमा सोरा को खत्म करना होगा। साथ ही छठे शरण स्थल के पास 16वां टावर सक्रिय होने वाला है। टावर पर कब्जा करना जरूरी है। और इस बार सोरा ही नहीं, उसके माता पिता भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एलायंस बेस में शुजेनजी कहते हैं, फिलहाल कमांडर से मिलिए, वह आपकी रक्षा करेंगी। अगर युद्ध शुरू हुआ और शाप की संरचना बनी रही तो टाइगर रोर भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद शुजेनजी अचानक कहते हैं, वे आ गए। अचानक 4 एजुरा अंदर प्रकट होते हैं। उनमें मुहाई लिस्ट भी है। युकिनो जो अपनी ओनी आत्मा क्षमता का उपयोग करता है। एक अंधेरा अस्तित्व पूरे क्षेत्र की जानकारी ले लेता है। गुप्त इकाइयां भी छिप नहीं पाती। मुकुशिमा महसूस करते हैं, लेवल का अंतर मजाक नहीं है। शुजेनजी शांत रहते हैं। पूछते हैं, इतनी रात को क्यों आए हैं? युकिनो जो कहता है, ओनी आत्मा के अनुसार वह यहां नहीं है।
वे सोरा को ढूंढ रहे हैं। तभी सोरा की मां मंत्र पढ़ती हैं, बैरियर खुल जाओ। सभी के सामने नोटिफिकेशन आता है, कर्स ऑफ वीकनेस मुकुशिमा वाए द्वारा। रयूसी हंसता है, लेवल 68 का शाप। मैं अकेला ही सबको कुचल दूंगा। लेकिन उसका लेवल गिरकर 71 हो जाता है। वह चौंक जाता है। शुजेनजी एक मुक्का मारते हैं। रयूसी दूर जा गिरता है। मुकुशिमा समझाते हैं, शाप क्षेत्र में आने वालों का लेवल शाप देने वाले के लेवल का 50% हो जाता है। तीनों एजुरा के लेवल गिरते रहते हैं। मुहाई लिस्ट हंसता है, मामला दिलचस्प हो रहा है। रिम रिम अपनी एथेना क्षमता से सबको दूसरी जगह भेज देती है। दृश्य बदलता है, अथनास अरीना। मुहाई लिट कहता है, जब तक वे मेरी हथेली में हैं, मुकुशिमा सोरा जरूर आएगा। और इंतजार उबाऊ नहीं है। एलायंस के लोग चिल्लाते हैं, आपने हमारे बॉसों के साथ क्या किया? मुहाई लिट शांत स्वर में जवाब देता है, बेहतर होगा उन्हें भी खत्म कर दें। अभी तक हमने देखा वहाँ लॉग अरीना में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, तब उसके आगे सोरा हवा में उड़ते हुए सेना के मुख्य स्थान पर पहुंचता है। वह सीधे कहता है, यह टोनोसा की मी ही होंगी। मैं यूनियन से हूं। मुझे सैन्य सुरक्षा चाहिए। टोनोसा की मी उसे पहचान लेती हैं। वह कहती हैं, हथियार नीचे रखो। तुम सोरा हो है ना? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। दृश्य बदलता है। एथेना एरिना में युद्ध की तैयारी है। रिन प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस द्वंद्व के साक्षी बनिए। हमें मार्ग दिखाइए। दोनों पक्षों से 5-5 योद्धा लड़ेंगे। जो पहले 3 जीत लेगा, उसे ओलंपस का आशीर्वाद मिलेगा। हारने वाली टीम देवताओं के प्रकाश में जल जाएगी। मुकुशिमा देखते हैं, यहां तो केवल 8 लोग हैं। रिन शांत कहती है, मुख्य खिलाड़ी आने वाला है। रयूसी आगे बढ़कर चुनौती देता है। नोटिफिकेशन आता है, एजुरा हीरो रयूसी ने युद्ध की चुनौती दी है। शुजेनजी कहते हैं, यह स्थिति मेरी गलती से बनी है। मुकुशिमा जवाब देते हैं, तुम्हारा साथ होना काफी है। श्राप से दुश्मन का स्तर गिरा है। आमने सामने की लड़ाई में मौका है। शुजेनजी बताते हैं, एआरएस एजुरा बहुत खतरनाक है। उसने अकेले 3 एजुरा वाले गिल्ड को हराया था। लेकिन मेरे पास एक योजना है। पहला मैच मुझे करने दो। युद्ध क्षेत्र में प्रवेश। शुजेनजी अनुरोध करते हैं, क्या मैं मुकाबला शुरू कर सकता हूं? देवताओं की मूर्ति घोषणा करती है, दोनों पक्ष तैयार हों। युद्ध शुरू। रयूसी हमला करता है। शुजेनजी वार से बचते हैं। रयूसी कहता है, क्या तुम सिर्फ भाग सकते हो? अचानक शुजेनजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मुकुशिमा बाहर से देखते हैं, तुम कर सकते हो। लेकिन रयूसी गुस्से में तेज वार करता है। शुजेनजी पीछे हटते हैं, संतुलन संभालते हैं। युकिनोजो देखता है। वह पहल करता है और फिर दूरी बना लेता है। सतर्क है। रिन कहती है,
हीरो के हमले हल्के नहीं होते। रयूसी हंसता है। कामोस के दांत कैसे लगे? शुजेनजी समझते हैं। कार्डमोस एआरएस का पालतू सांप सक्रिय हो चुका है। यह एआरएस के करीब से होने वाले हमलों के साथ तालमेल बनाता है। रयूसी शांत स्वर में कहता है, यह तो बस शुरुआत है। कार्डमोस अभी पूरी तरह सक्रिय भी नहीं हुआ। रयूसी तेज हमला करता है। शुजेनजी मुश्किल से बचते हैं और समझते हैं उसकी गति बढ़ गई है। फिर उन्हें एहसास होता है असल में वह खुद धीमे हो गए हैं। नोटिफिकेशन दिखता है। ड्रैगन के जहर से स्थिति कम हो रही है। कार्डमोस नाम का विषैला ड्रैगन उनके खून को सोखकर रयूसी की ताकत और सहन शक्ति बढ़ा रहा है। लड़ाई लंबी चले तो अंतर और बढ़ेगा। रयूसी कहता है, देखते हैं तुम जहर कब तक सह पाओगे। शुजेनजी मंत्र जपना शुरू करते हैं। रिम और युकिनोजो महसूस करते हैं उनके आसपास कोई अलग प्रकार की दिव्य शक्ति इकट्ठी हो रही है। यह एजुरा जैसी नहीं है। मुकुशिमा घबरा जाते हैं। उन्हें पता है यह एक खतरनाक तकनीक है। शुजेनजी हीरा क्षेत्र बनाते हैं, एक मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र जहां उनकी शक्ति बदल जाती है। रयूसी हंसता है। उसे लगता है दिव्य कवच पहनकर कोई कार्डमोस के दांत नहीं रोक सकता। वह कहता है कार्डमोस के लिए दिव्य शक्ति सबसे अच्छा भोजन है। लेकिन शुजेनजी की योजना अलग है। वह दिव्य शक्ति से कार्डमोस के जहर को दबा देते हैं। उनकी गति, शक्ति और प्रतिक्रिया फिर से बढ़ जाती है। रयूसी सोचता है अब कार्डमोस उसकी दिव्य शक्ति खाकर और मजबूत होगा। वह जीत का ऐलान करता है। अचानक उसके शरीर में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। वह दिव्य शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता। शुजेनजी शांत कहते हैं, अरहत की शक्ति पचाना आसान नहीं। सोरा की मां समझाती हैं, अरहत बनने का मतलब है एजुरा न बनना। उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म बल बन जाती है। यह बहुत प्रबल होती है, लेकिन अगर सद्गुण न हो तो इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गलत कर्म करने वाला व्यक्ति इसे सह नहीं सकता। रयूसी ने बिना समझे उस शक्ति को अपने अंदर लेने की कोशिश की। अब वही शक्ति उसे अंदर से जला रही है। शुजेनजी कहते हैं, जिसने लगातार बुरे कर्म किए हों, वह मेरी कर्म शक्ति को नहीं संभाल सकता। मुकुशिमा राहत की सांस लेते हैं। मैंने कहा था वह जीत सकता है। लेकिन रिम और युकिनोजो चेतावनी देते हैं, अभी जश्न का समय नहीं है। एजुरा को कम मत समझो। रयूसाई गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारे पास अब इतनी भी दैवीय शक्ति नहीं बची कि अपनी इच्छा प्रकट कर सको? आखिरी बार पूरा जोर लगा दो। शुजेनजी अंदर से समझ जाते हैं, ड्रैगन का खून बहुत घातक जहर है। दूर से नगाड़ों जैसी आवाज आती है। मुकुशिमा समझता है कुछ बड़ा होने वाला है। रयूसाई पुकारता है, भगवान अरुसु, विषैले ड्रैगन का रक्त अर्पित करो। मेरे हाथ में भाला दो। जब तक शरीर नष्ट न हो जाए हम लड़ते रहेंगे। उसके हाथ में दिव्य भाला आ जाता है। रिम समझाती है, दिव्य हथियार चलाने के लिए बलिदान चाहिए। एजुरा की युद्ध शैली में ईश्वर की शक्ति शामिल होती है। योहिंद जो साफ कह देता है,
सामान्य खिलाड़ी और एजुरा के बीच की खाई नहीं पाटी जा सकती। शुजेंजी हार चुका है। रयुसाई हमला करता है। शुजेंजी सोचता है, भाला कहाँ गया? इतनी दूरी में नहीं पहुंचेगा। रयुसाई कहता है, विस्फोट। तेज धमाका होता है। शुजेंजी बच जाता है क्योंकि उसका वस्त्रवार को सोख लेता है। लेकिन नोटिफिकेशन आता है। अरुसु के रक्त का संक्षारक प्रभाव वस्त्र की सुरक्षा 50 कम करता है। शुजेंजी समझ जाता है, उसके उपकरण धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। रयुसाई अब अपने खून से हर दिशा से वार करता है। सिर्फ मुक्के नहीं, शरीर के हर हिस्से से हमला। वह कहता है, अगर हो सके तो इससे बचो। शुजेंजी महसूस करता है, वह उसकी चालें पढ़ नहीं पा रहा। हर बार उसके उपकरण तोड़ रहा है। अगर वह कमजोर न हुआ होता तो अब तक मर चुका होता। उसे दूरी बनानी होगी। वह मंत्र बोलता है, तीनों लोकों का शुद्धिकरण हो, पाप मिट जाएं। रयुसाई हंसता है, सीमा तक पहुंच गए, पीछे हटकर नहीं बचोगे। शुजेंजी बोलता है, साइलेंट लॉरियन कर्स। नोटिफिकेशन आता है। यह पवित्र मंत्र बुरी शक्ति को शुद्ध करता है और ड्रैगन के रक्त का प्रभाव कम करता है। रयुसाई कहता है, मेरी गतिविधियां सील करके दूर से जीतना चाहते हो? बहुत भोले हो। मुकुशिमा बीच में आता है, लेकिन तुरंत दिव्य आग से दंडित होता है। गोडेस कहती है, द्वंद्व में हस्तक्षेप करने वालों को दंड मिलेगा। मुकुशिमा की जीवन शक्ति 15% कम हो जाती है। सोरा की मां आग शांत करती हैं। रयुसाई फिर हमला करता है। वह नजदीक से लड़ता है और दूर से खून के तीर चलाता है। शुजेंजी सोचता है, वह 3 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। रयुसाई कहता है, यह मेरी जीत है। शुजेंजी शांत मन से सोचता है, सभी विधियां एक ही परिणाम देती हैं। अरहत के 4 पद हैं, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, धर्म दृष्टि और बुद्ध दृष्टि। उसके पास ज्ञान दृष्टि है, लेकिन जीतने के लिए उसे उससे आगे जाना होगा। वह मन में निश्चय करता है, उसे धर्म दृष्टि खोलनी होगी। और तभी वह पुकारता है, धर्मा, आई।